हमारे चैनल डिवाइन स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले कृपया सब्सक्राइब करें और हमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो भी करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रीबर्थ ऑफ डेविल डॉक्टर एपिसोड 3। ईशान ने जब देखा कि उसकी बहन को अब गुस्सा आ रहा है तो वो जल्दी से बोला, अरे मैंने कुछ कहा, मैं तो ये कह रहा था कि मेरा बच्चा बहुत स्ट्रांग है और बहुत क्यूट भी है। वही सब यारा का ये रूप देखकर हैरान थे, उन्होंने कभी यारा का ये रूप नहीं देखा था। यारा ने ईशान को घूरते हुए कहा, सच में आपने यही कहा था दादा? ईशान बोला, हाँ बेबी, मैंने यही कहा था। सैयद तुमने कुछ और सुन लिया क्या? फिर थोड़ा ड्रामा करते हुए बोला, कहीं तुमने खुद के लिए छोटी चूहिया तो नहीं सुन लिया? देख तू किसी से पूछ ले, मैंने नहीं कहा। ये बोल उसने इयारा को खुद की गोद से नीचे उतारकर उससे थोड़ा दूर हो गया। ईशान के नीचे उतारते ही इयारा ईशान के पीछे भागते हुए बोली, अपने मुझे छोटी चूहिया कहा, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अब ईशान पूरे हॉल में इयारा के आगे आगे और इयारा उसके पीछे पीछे अपने हाथ में कुशन लेकर भाग रही थी। वही सब जो अभी तक परेशान थे, अब इन दोनों को ऐसे देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान थी। शिव भी अब अपना रोना भूलकर उन दोनों को ही देख रहा था। इयारा भागते हुए बोली, दादा रुको, आज आपको मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। डैड देखो, दादा मुझे फिर से छोटी चूहिया बोल रहे हैं। ये बोलने के साथ ही वो रुक गई और उसकी आंखों से एक बार फिर से आंसू बहने लगे। ईशान जो यारा के आगे भाग रहा था वो भी यारा की बात सुनकर रुक गया और पलटकर यारा को देखने लगा जो फिर से रो रही थी। ईशान यारा के पास गया और उसे अपने गले लगा लिया। यारा रोते हुए बोली, दादा वो सब मुझे छोड़कर चले गए। ईशान यारा के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, वो लोग नहीं है तो क्या हुआ, आपके दादा है ना, मैं अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये बोलते हुए उसने यारा के चेहरे को देखा और उसके बालों को सहलाने लगा। यारा के बालों को सहलाते हुए ही ईशान की नज़र यारा के मांग में लगे सिंदूर पर गई, जिसे देखकर उसने यारा को खुद से थोड़ा दूर किया और उसे ध्यान से देखने लगा। यारा ने पिंक टी शर्ट के साथ ब्लू डगरी पहनी हुई थी। बालों खुले हुए थे जो उसकी कमर तक लहरा रहे थे। गले में वायु का पहनाया हुआ मंगलसूत्र, हाथों में एक ब्लैक के साथ 2 रेड चूड़ियां। और जगह का नहीं पता, हमारे यहाँ जिनकी नई नई शादी होती है वो 1 साल तक एक ब्लैक चूड़ी जरूर पहनती हैं। पैरों में पतली पायल के साथ छोटे छोटे बिछुआ। इसका नाम मैंने मम्मी से पूछा है, वो हमेशा पहनती है, पर मुझे तो नाम ही नहीं पता था। पहनी हुई थी जिसमें वो किसी सुहागन की तरह लग रही थी। जब से उसके पेपर खत्म हुए थे तब से वो ऐसे ही रहती थी, क्योंकि सरिता जी ने उसे सुहागन की सभी निशानियां पहनने के लिए कहा था। वो घर से बाहर कहीं नहीं जाती थी, इसलिए वो भी सब आराम से पहन लेती थी। ईशान उसे ये सब पहने देख परेशानी से यारा को समझाते हुए बोला, बच्चे तुमने ये सब क्या क्यों पहना है, तुम्हें पता है ना बच्चे ये सब नहीं पहनते हैं। फिर उसने एक बार सभी को देखते हुए यारा से कहा, और बेबी तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम इन सब को कैसे जानती हो? ईशान के इस सवाल पर यारा ने एक नज़र वायु को देखा, फिर अपना सर झुका लिया और बोली, जब हम लोगों का एक्सीडेंट हुआ था तब दादी और दादी ने ही मुझे बचाया था। ये बोलते हुए उसने सरिता जी और देवेंद्र जी की ओर इशारा किया। ईशान फिर बोला, मतलब तुम्हें भी इन्होंने ही बचाया? यारा ने हाँ में अपना सर हिला दिया। ईशान फिर बोला, ये तो ठीक है, पर तुमने सिंदूर क्यों लगाया है? इस बार सरिता जी बोली, इशू हमें जानकर ये बहुत खुशी हुई कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया और तुम हमारी इया के भाई हो। एक तरीके से देखा जाए तो हमने अपनी दोस्त को दिया वादा पूरा किया, उसके दोनों बच्चे सही सलामत हमारे पास थे। ईशान सरिता जी के पास आया और उन्हें गले लगा लिया और बोला, थैंक यू दादी, आपने मेरे बच्चे को बचाया, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं वो किस हाल में होती, मैं आपका ये हसन कभी नहीं भूलूंगा। ये बोलकर वो सरिता जी से अलग हो गया। सरिता जी ने उसे देखा और बोली, हमने कोई एहसान नहीं किया है, आप दोनों भी हमारे बच्चे हो, हमने आप में और वायु में कभी कोई भेद नहीं किया और या तो हमारी जान है। ईशान देवेंद्र जी के भी गले लगकर उन्हें भी धन्यवाद कहा। ईशान एक बार फिर यारा के पास आया और बोला, बेबी आपने बताया नहीं कि आपने ये सब क्यों पहना है? इस बार वायु बोला,
इशू, तुम्हें हमारी वाइफ से मिलना था ना, रुको मिलवाता हूँ। ये बोलकर वो इयारा के पास आया और उसे अपनी तरफ करके बोला, इनसे मिल, ये है मेरी वाइफ और शिव को माँ इयारा, वायु त्रिपाठी। वायु के ये बोलते ही ईशान हैरानी से कभी वायु को देखता तो कभी इयारा को। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी बहन की शादी हो चुकी है, वो भी उसी के दोस्त से। लेकिन फिर ईशान ने वायु की बात को नकारते हुए बोला, क्या बात कर रहे हो वायु, इया अभी बहुत छोटी है और उसकी अभी शादी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देवेंद्र जी बोले, इशू ये सच है, इया अब वायु की पत्नी है। देवेंद्र जी की बात सुनकर ईशान ने सब की तरफ देखा तो सब ने अपना सिर हिला दिया। ये देख ईशान को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। वो एक तक इयारा को देखने लगा। कुछ देर बाद सभी लोग सोफे पर डिनर करके बैठे हुए थे। इयारा ईशान से बोली, दादा आपने अभी तक बताया नहीं कि आप सबसे कैसे मिले। ईशान इयारा की बात सुनकर बोला, आपको याद है बेबी, जब हम आपको स्कूल से लेने गए थे उसके बाद हम दोनों को 2 लड़के मिले थे। इयारा ने ये सुनकर हाँ में सिर हिलाया। फ्लैशबैक। एक 10 से 11 साल की लड़की स्कूल ड्रेस पहने रोड के एक किनारे खड़ी हुई थी। उसके हाथ में आइसक्रीम थी जिसे वो खा रही थी। ये कोई और नहीं, हमारी इयारा थी। ईशान आइसक्रीम पार्लर गया हुआ था क्योंकि उसकी आइसक्रीम गिर गई थी, इसलिए वो इयारा को अपनी बाइक के पास खड़ा करके गया था। वहां पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। इयारा बार उस तरफ ही देख रही थी जिस और ईशान गया था। कुछ देर में ईशान उसे आता हुआ दिखता है। उसी के साथ एक लड़का भी चल रहा था जिसने मास्क लगाया हुआ था जिससे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। इयारा के कुछ ही दूरी पर एक कार खड़ी थी। इयारा ईशान को आता देख खुश हो गई, पर कुछ देख उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपने आसपास देखा तो उसे कुछ पत्थर दिखाई दिए। उसने वहां से एक पत्थर उठाया और ईशान की तरफ फेंक दिया। उसके साथ ही वो जोर से चीखी, दादा। ये बोलते ही वो ईशान की तरफ भागी। इयारा की आवाज सुनकर ईशान ने इयारा की तरफ देखा। साथ में उसके बगल में चल रहे लड़के ने भी अपना फोन अपनी जेब में रखकर इयारा को देखा। तभी उसे किसी के कराहने की आवाज आई तो दोनों ने उस ओर देखा जहां से आवाज आ रही थी। तो वहां पर एक मोटा सा आदमी अपना पैर पकड़े बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक मोटा सा रॉड था। दरअसल हुआ ये था कि जब इयारा ने ईशान को देख रही थी तभी उसे एक मोटा ईशान दिखा जिसके हाथ में रॉड था। वो ईशान के बगल में चल रहे लड़के को मारने ही वाला था। उसे देख इयारा को लगा कि वो ईशान को मार रहा है। ईशान और वो लड़का जो कोई और नहीं वायु था, वो लोग अभी उस आदमी को ही देख रहे थे। तब तक इयारा भी उनके पास पहुंच गई। वो उस आदमी के पास गई और उसके बाल खींचते हुए बोली, गैंडे अंकल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादा को मारने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बोलते हुए वो लगातार उस आदमी के बाल खींच रही थी। उस आदमी ने खुद के बाल छुड़ाने के लिए इयारा का हाथ पकड़ा हुआ था, पर इयारा इसके बाल छोड़ने को तैयार नहीं थी। ईशान जल्दी से आगे बढ़ा। वो इयारा को पकड़ पाता उससे पहले ही किसी ने इयारा को उस आदमी के पास से उठाकर खुद की बाहों में छिपा लिया। ईशान और वो लड़का जो कोई और नहीं वायु था, वो लोग अभी उस आदमी को ही देख रहे थे। तब तक इयारा भी उनके पास पहुंच गई। वो उस आदमी के पास गई और उसके बाल खींचते हुए बोली, गैंडे अंकल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादा को मारने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बोलते हुए वो लगातार उस आदमी के बाल खींच रही थी। उस आदमी ने खुद के बाल छुड़ाने के लिए इयारा का हाथ पकड़ा हुआ था, पर इयारा इसके बाल छोड़ने को तैयार नहीं थी। ईशान जल्दी से आगे बढ़ा। वो इयारा को पकड़ पाता उससे पहले ही किसी ने इयारा को उस आदमी के पास से उठाकर खुद की बाहों में छिपा लिया। इयारा इन सब के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो वायु को हैरानी से देखने लगी जिसके चेहरे पर मास्क था। वायु अभी गुस्से में केवल उस आदमी को घूरे जा रहा था। पता नहीं क्यों जब उस आदमी ने इयारा का हाथ पकड़ा तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसने जल्दी से इयारा को अपनी गोद में उठा लिया। वायु अभी उस आदमी को ऐसे घूर रहा था जैसे अभी उसे जान से मार देगा। वायु अभी उस आदमी को घूर ही रहा था कि उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई उसे देख रहा है, तो उसने अपनी नजरें उस आदमी से हटाकर इयारा को देखा। हालांकि इयारा अभी 11 साल की थी, जिस वजह से वो अभी वायु से बहुत छोटी लग रही थी।
वायु ने कुछ देर उसे देखा, फिर इयारा के सर को अपने गर्दन में छिपा लिया। इयारा ने भी अपने दोनों पैर वायु की कमर पर लपेट लिया और किसी बंदर के बच्चे की तरह उससे चिपक गई। कुछ देर वहां पर 10 से 12 गुंडे जैसे दिखने वाले आदमी आ गए। वायु और ईशान ने अपने चारों तरफ देखा। वैसे तो इयारा को किसी और के गोद में देखकर ईशान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने अपने कदम वायु की तरफ बढ़ाया, पर वो कुछ ही कदम चला होगा कि उस वहां और आदमी आते हुए दिखाई दिए जिनके हाथ में हॉकी मोटे डंडे थे। तभी वहां पर एक लड़का आया जो वायु से 4 से 5 साल बड़ा था। उसके चेहरे पर भी मास्क था। ये शिवाय है, वायु का बड़ा भाई, जिसकी उम्र 24 साल है। एक गुंडे ने वायु पर हमला किया। उसे चोट आती उससे पहले ही शिवाय ने उस गुंडे को मारकर दूर कर दिया। फिर वायु की तरफ देखकर बोला, तुम ठीक हो छोटे? वायु ने हाँ में सिर हिलाया। तीनों को ये समझ आ गया था कि ये लोग यहाँ किसी के भेजने पर आए हैं। तीनों ने एक दूसरे को देखा और कुछ ही मिनटों में तीनों ने उन गुंडों को धराशायी कर दिया था। इयारा अभी भी वायु की गोद में थी। सबको मारने के बाद ईशान ने उन लोगों को देखते हुए कहा, ये सब यहाँ क्यों आए हैं? शिवाय ने जब उसकी बात सुनी तो वो बोला, ये लोग हम दोनों को लिए आए थे, पर सब ठीक है, तुम ठीक हो? तो ईशान ने हाँ में सिर हिलाया। ईशान को याद आया कि इयारा भी यही है, तो वो जल्दी से वायु के पास गया और इयारा को अपनी गोद में लिया और इसके सर को सहलाते हुए बोला, बच्चा ठीक हो? और तुम यहाँ क्यों आए? मैंने तुम्हें वहां पर मेरा इंतजार करने के लिए कहा था ना? फिर इयारा ने ईशान को देखा और बोली, दादा वो आदमी आपको मारने वाला था इसलिए, और देखो ना उसकी वजह से मेरी आइसक्रीम भी गिर गई। ये सुनकर ईशान को हंसी आ गई। वही वायु, वो तो बस इयारा को ही देखे जा रहा था। शिवाय ईशान के पास आ गया और बोला, वैसे क्या मैं आप दोनों के नाम जान सकता हूँ? क्योंकि मैंने कार से देखा कि इस बच्ची ने मेरे भाई वायु को बचाया। अगर इसने उस आदमी को नहीं मरती तो अब तक वायु का पता नहीं क्या हाल होता। ईशान बोला, कोई बात नहीं, मेरा नाम ईशान शुक्ला है और ये मेरी छोटी बहन इयारा शुक्ला है। शिवाय ने इयारा के वालों को सहलाया और बोला, बड़ी प्यारी बच्ची है और बहादुर भी। ये सुन इयारा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ईशान फिर उनसे बाय बोलकर इयारा को लेकर चला गया। वायु उन्हें तब तक देखता रहा जब तक वो दोनों उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। उनके जाने के बाद शिवाय ने वायु को देखा और बोला, चलो अब सब ठीक है, अब हमें भी चलाना चाहिए, दादू दादी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। शिवाय के बोलने पर वायु होश में आया और शिवाय के साथ चला गया। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। 2 दिन बाद रात को शिवाय और वायु नदी किनारे बैठे हुए थे। उनकी कार कुछ दूर पर ही पार्क थी। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि उन्हें नदी में कुछ बहता हुआ दिखा। चांदनी रात थी, इसलिए देखने में ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। वायु और शिवाय को ये समझ आ गया था कि ये कोई इंसान है, इसलिए दोनों ने बिना कुछ सोचे समझे उस लड़के को पानी से बाहर निकाला। अभी रात का समय था, इसलिए नदी में पानी केवल कमर से ऊपर था। जब शिवाय और वायु ने उसको पानी से बाहर निकालकर उसका चेहरा देखा तो हैरान हो गए, क्योंकि ये कोई और नहीं ईशान था। ईशान एक्सीडेंट के समय कार से गिरकर नदी में गिर गया था। उसके सर से बहुत खून निकल रहा था। वायु ने देखा तो वहां काफी गहरी चोट लगी थी। उसकी सांसें भी बहुत धीमी चल रही थी। वायु और शिवाय ने ईशान को जल्दी से गाड़ी में लिटाया और उसे लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। ये दूसरा हॉस्पिटल था। ईशान का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने उसे आईसीयू में ले जाकर ऑपरेशन किया और बताया कि उसके सर पर काफी गहरी चोट लगी है। वो कुछ ईशान के होश में आने पर ही बता पाएंगे। 2 दिन बाद ईशान को होश आया तो वो सब कुछ भूल चुका था। उसे अपना नाम तक याद नहीं था। वायु और शिवाय ईशान को लेकर भोपाल से इंदौर आ गए। कुछ दिनों बाद सरिता जी भी आ गए थे। वायु और शिवाय ने सरिता जी और देवेंद्र जी को कुछ नहीं बताया। फिर वायु अपनी मेडिकल स्टडी के लिए यूएसए गया और उसी के साथ ही शिवाय ने ईशान को भी उसके साथ ही भेज दिया। इन लोगों को ईशान का नाम पता था। ईशान एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, इसीलिए वो इयारा को शांत कराने में जल्दी सफल हुआ था। फ्लैशबैक एंड। सब कुछ जानने के बाद सभी लोग को इयारा और ईशान के लिए बुरा लगने लगा। सरिता जी ने अपने मन ही मन ये सोचा कि अगर वो इयारा को अपने पास यहाँ लाती तो वो दोनों पहले ही मिल गए होते।
ईशान और इयारा की आंखों में आंसू थे। शौर्य ने कहा, अरे आप दोनों ने तो हम लोगों को इमोशनल ही कर दिया। देखो मुझे भी रोना आ रहा है, पर आप लोगों को पता है अगर मैं रोऊंगा तो मेरी आंखें अजीब दिखेंगी, मैं अपने फैंस से क्या बोलूंगा। ये सब उसने ड्रामा करते हुए कहा था, जिस वजह से सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शिव जो बार बार इयारा के मुंह से ईशान के लिए दादा सुन रहा था। शिव बोला, मम्मी आप चाचू को दादा क्यों बोल रही हो। विशाल शिव के सवाल का जवाब देते हुए बोला, हाँ चैम्प, क्योंकि आपके ईशू चाचू आपकी मम्मी के बड़े भाई हैं। शिव बोला, अच्छा। उसने ये काफी अलग तरीके से कहा था जिससे सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सरिता जी शिव के सर पर हाथ फेर कर बोली, और शिव अब से आप ईशू को चाचू नहीं बुलाओगे। ये बात सुनकर शिव के साथ साथ सभी सरिता जी को देखने लगे जैसे पूछ रही हो ऐसा क्यों। सरिता जी सभी के सवालों को समझकर बोली, क्योंकि अब आप ईशू को मामू बोलोगे। शिव सरिता जी की बात सुनकर बोला, पर वो क्यों दादी। सरिता जी हंसते हुए बोली, क्योंकि आपके ईशू चाचू आपकी मम्मी के भाई हैं, इसलिए आप उन्हें मामू बोलोगे। ये सुन सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कोई और अब आगे कुछ कहता उससे पहले ही वायु का फोन बजा तो वहां से उठा और अपने रूम में चला गया। वायु के वहां से जाने के बाद देवेंद्र जी बोले, चलो बच्चों अब सभी सो जाओ, रात ज्यादा हो गई, कल सबको फिर से अपने अपने ऑफिस जाना होगा। उनके बोलने पर सबने हाँ में सर हिलाया और सभी अपने अपने रूम में चले गए। इयारा और शिव ईशान के साथ उसे रूम में चले गए। ईशान के रूम में ईशान बेड पर बैठा हुआ था और इयारा ने ईशान की गोद में सर रखा हुआ था और बेड पर लेटी हुई थी। शिव इयारा से चिपक कर उसके बगल में सो गया था। ईशान इयारा के सर को सहला रहा था। दोनों बीते सालों के बारे में उन्होंने क्या क्या किया ये एक दूसरे को बता रहे थे। कुछ देर में ऐसे ही बातें करते हुए इयारा सो गई। ईशान ने जब कुछ देर तक इयारा की आवाज नहीं सुनी तो उसने अपना सर नीचे करके देखा तो इयारा सो गई थी। ये देखकर ईशान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने झुककर इयारा के माथे पर किस किया, उसके बाद शिव के माथे पर। इधर वायु के रूम में, वायु को रूम में आए हुए 2 घंटे हो गए थे पर इयारा अभी तक नहीं आई थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसके हाथ में लैपटॉप था जिसमें वो कुछ काम कर रहा था पर उसका मन काम में नहीं लग रहा था। उसका ध्यान तो इयारा पर था जो अभी तक रूम में नहीं आई थी। उसने अपनी नज़र घुमाकर घड़ी में टाइम देखा तो रात के 12 बज गए थे। ये देख वायु ने अपना लैपटॉप बंद करके साइड में रखा और रूम से बाहर चला गया। वायु ने सोचा कि इयारा शिव के रूम में होगी पर वो वहां भी नहीं थी। वहां शिव के रूम में ही खड़े होकर सोचने लगा कि इयारा और शिव दोनों अगर यहाँ नहीं है तो कहाँ है। ये सोचते हुए वो परेशान हो रहा था। तभी उसे ईशान का ख्याल आया तो वो उसके रूम की तरफ बढ़ गया। क्यों, जब तक उसकी शादी इयारा से नहीं हुई थी तब शिव ज्यादातर ईशान के रूम में ही सोता था। क्योंकि वायु ज्यादातर इंडिया से बाहर रहता था इसलिए उसे शिव के साथ ज्यादा टाइम नहीं मिलता था। वायु जब ईशान के रूम गया तो देखा ईशान इयारा के सर को सहला रहा था और इयारा सुकून से सो रही थी। शिव इयारा के बगल में सो रहा था। किसी को रूम में आया महसूस कर ईशान ने इयारा से नजरें हटाकर वायु की तरफ देखा और बोला, तुम यहाँ अभी तक सोए नहीं। वायु ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, हाँ मुझे अकेले नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं शोना को लेने आया हूँ। ईशान चिढ़ते हुए बोला, अगर एक दिन तुम मेरी बहन को छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा, और तुमने कहा ना कि तुम्हें अकेले नींद नहीं आ रही है तो तुम शिव को ले जा सकते हो। वायु ने देखा कि ईशान चिढ़ रहा तो उसने उसे और चिढ़ाते हुए कहा, मैं शिव को नहीं ले जा सकता क्योंकि वो मुझसे ज्यादा तुम्हारे रहना पसंद करता है और मैं मेरी शोना के साथ। ईशान बोला, नहीं तुम अपने रूम में जाओ और सो जाओ। वायु शरारती लहजे में कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि किसी काम को 7 दिन लगातार करो तो उसकी आदत हो जाती है, और यही बात मेरी और शोना की तो हम दोनों को एक साथ रहते हुए 2 महीने होने को आए हैं, तो तुम ही सोचो। ये बोलकर उसने शिव के माथे पर किस किया और इयारा को गोद में लेकर ईशान के रूम से चला गया और ईशान उसे देखता रह गया। वायु के जाने के बाद ईशान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो ये बात अच्छे से जानता था कि अगर वो अपनी बहन के लिए लड़का ढूंढता तो उसे वायु से अच्छा कोई नहीं मिलता।
ईशान वायु को बहुत सालों से जानता था, इसलिए उसे अच्छे से पता था कि वायु जिससे प्यार करता है उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और आज उसने वायु की आंखों में इयारा के लिए बहुत सारा प्यार देखा था, जितना शायद वो भी कभी इयारा से नहीं कर पाएगा। इधर वायु इयारा को लेकर अपने रूम में आया और रूम को लॉक कर बेड पर लेट गया। उसने इयारा को अपने ऊपर लिटा लिया। वो इयारा के चेहरे को सहलाने लगा। फिर उसने इयारा के होठों पर हल्की किस करके अपनी आंखें बंद कर ली। आज उसके चेहरे पर सुकून था। कुछ देर में ही वायु भी सो गया। अगली सुबह जब वायु ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने इयारा का मासूम चेहरा आया, जिसे देखा वायु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वायु ने कुछ इयारा को देखा, फिर इयारा के माथे पर किस करके बोला, गुड मॉर्निंग शोना। वायु के ऐसा करते ही इयारा नींद में ही मुस्कुराई। वायु ने जब इयारा को मुस्कुराते हुए देखा तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। फिर वो उठकर वॉशरूम चला गया। कुछ देर में वो बाहर आया और अपने डेली रूटीन के लिए जिम रूम में चला गया। जिम रूम में इस वक्त विशाल, शौर्य, ईशान और वायु थे। वो चारों शांति से अपना अपना वर्कआउट कर रहे थे, पर शौर्य को ये शांति हजम नहीं हो रही थी, इसलिए वो बोला, वैसे वायु, जो कल ईशू ने बताया उस हिसाब से तू भाभी को पहले से जानता था, तो तुमने हमसे किसी को बताया क्यों नहीं? इस पर विशाल ने भी कहा, हाँ यार, अगर तुझे पता था तो पहले क्यों नहीं बताया? हम ईशू को पहले ही इंडिया बुला लेते। उन दोनों की बात सुनकर वायु बोला, मुझे पहले से नहीं पता था, बस मुझे शक था। शौर्य बोला, और ऐसा क्यों? वायु ने एक नज़र शौर्य को देखा, फिर बोला, क्योंकि उस टाइम शोना बहुत छोटी थी और मैंने केवल एक बार ही उसे देखा था। इस बार ईशान बोला, हाँ, उस टाइम की इया में और अब की इया में बहुत अंतर है, इसलिए तो मुझे भी उसे पहचानने में वक्त लगा। शौर्य बोला, वैसे कुछ भी कहो, हमारी छोटी सी भाभी है, बहुत प्यारी, खासकर उनकी बातें। फिर ईशान की तरफ देखकर बोला, तुम्हें पता है, जब से वो वायु की जिंदगी में आए हैं तब से ये बहुत बदल गया है। उनके आने के बाद से ही इसके चेहरे पर अब मुस्कान रहती है और ये गुस्सा भी कम करता है। विशाल भी शौर्य की बात पर हामी भरते हुए बोला, ये बात तो इसने सही कही, या के आने के बाद इसके साथ साथ हमारा शिव भी खुश रहने लगा, और सबसे बड़ी बात, अब उसकी तबीयत भी ठीक रहती है। अब वो इतनी जल्दी बीमार नहीं होता है। ईशान सबकी बातें सुनकर मुस्कुरा कर बोला, वो ही ऐसी, उसे अच्छे से पता है सबको खुश कैसे करना है। चारों ने बातें करते हुए अपना वर्कआउट खत्म किया और अपने अपने रूम में चले गए। वायु भी अपने रूम में आ गया। जब वो रूम में आया तो देखा यारा अभी भी आराम से सो रही थी। वायु एक टेबल से अपना पसीना पोंछते हुए बेड के पास आया, फिर टॉवेल को एक साइड रखकर यारा को जागते हुए बोला, शोना उठो, सुबह हो गई अब, और कितना सोएगी? वायु के बोलने से यारा को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा, वो तो अभी आराम से सो रही थी। वैसे भी सुबह ज्यादा अच्छी नींद आती है, बिल्कुल मेरी तरह ओपन माउथ स्माइल। वायु ने देखा कि यारा नहीं उठ रही तो वो उसे पकड़ कर बैठाते हुए बोला, उठो बच्चा अब, और कितना सोना तुम्हें? वायु के उठाकर बैठा देने से यारा ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। वो इस समय बहुत क्यूट लग रही थी। वायु का तो मन कर रहा था कि वो उसे खा ही जाए, पर उसने अपनी छोटी सी बीबी को देखकर ये करना सही नहीं समझा और उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम ले गया। यारा की आंखें अभी भी पूरी तरह से नहीं खुली थी। वो अपनी अध खुली आंखों से वायु को देख रही थी। वायु ने उसे वॉश बेसिन के पास बिठाया और उसका ब्रश निकल कर यारा को उसका ब्रश दिया। यारा ने भी वायु से ब्रश लिया और करने लगी। ये उसका रोज का हो गया था। वायु को अब इसकी आदत हो गई थी। ये उसका रोज का काम था, अपने बीबी और बच्चे को सुबह सुबह उठा नहाने के लिए भेजना। यारा को ब्रश करते देख वायु बाथटब में यारा के लिए पानी भरने लगा। पानी भरने के बाद वायु ने देखा कि यारा ने ब्रश कर लिया है तो वो यारा के पास जाने लगा। उसने अभी मुश्किल से 2 कदम ही बढ़ाया होगा कि नीचे पानी होने की वजह से वो संभाल नहीं पाया और पीछे की तरफ गिरने लगा।
इयारा, जिसकी नींद अब खुल चुकी थी, उसने जब वायु को गिरते हुए देखा तो वो वायु को बचाने के लिए अपनी जगह से उठकर वायु को बचाने के लिए उसे पकड़ा, पर वो उसे संभाल नहीं पाई। कहाँ वो 18 साल की नाजुक लड़की और कहाँ वो 26 साल का मस्कुलर बॉडी का हट्टा कट्टा ईशान, इसीलिए दोनों ही बाथटब में गिर गए। ऐसे अचानक गिरने से इयारा ने अपनी आंखें बंद कर ली। वायु नीचे था, वही इयारा वायु के ऊपर। इयारा का सर वायु के सीने पर था। अभी वो दोनों ही एक दूसरे के बहुत नजदीक थे। बाथटब में पानी होने की वजह से दोनों ही भीग चुके थे। वायु को अपने सीने पर इयारा की गर्म सांसें अच्छे से महसूस हो रही थी, जिससे उसका शरीर अकड़ रहा था। उसे बेचैनी हो रही थी, उसकी बॉडी अब गर्म होने लगी थी। बड़ी मुश्किल से वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। इयारा को जब महसूस हुआ कि उसे कहीं चोट नहीं आई है तो उसने अपनी आंखें खोली और अपना सर उठाकर वायु को देखा, जो इयारा को देखकर गहरी गहरी सांसें ले रहा था। इयारा ने देखा कि वो भी किस सिचुएशन में है तो उसे बहुत अजीब लगा। उसके दिल की धड़कन अचानक ही बढ़ गई। अभी इयारा की बॉडी और वायु की बॉडी एक दूसरे से टच हो रही थी, जिस वजह से उसके गाल लाल हो गए। उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो और इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वायु के ऊपर से उठने लगी। उसने सपोर्ट के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाकर बाथटब के साइड में रखा और उठने लगी, मगर उसकी फूटी किस्मत, वो एक बार फिर वायु के ऊपर गिर गई। वायु के लिए अब और बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था। उसने अपना हाथ बढ़ाकर इयारा को उसके कंधों से पकड़कर थोड़ा ऊपर खींचा और आगे बढ़कर इयारा के मुलायम होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे पेशनेटली किस करने लगा। इयारा तो उसके अचानक से की गई हरकत से हैरान थी। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके वायु को देख रही थी, जो अपनी आंखों को बंद किए बस इयारा में खोया हुआ था। वायु को जब महसूस हुआ कि इयारा उसे घूरे जा रही है तो उसने अपने हाथ से इयारा की आंखों को बंद किया और अपने दूसरे हाथ को इयारा की कमर पर रखकर उसे और अपने नजदीक कर लिया। वायु बार बार इयारा का मुंह खोलने की कोशिश कर रहा था, पर इयारा को ये समझ ही नहीं आया। वायु ने जब देखा कि इयारा अपना मुंह नहीं खोल रही है तो उसने इयारा के होठी पर बाइट कर लिया, जिससे एक आह के साथ इयारा ने अपना मुंह खोल दिया। इसके साथ ही वायु इयारा को गहराई से चूमने लगा। वो काफी हैंगली किस कर रहा था। इयारा को तो लग रहा था जैसे आज उसका आखिरी दिन है। उसे अब सांस भी नहीं आ रही थी, जिस वजह से वो अब वायु से दूर होने की कोशिश करने लगी। इयारा को खुद से दूर जाता महसूस कर वायु ने इयारा की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसे अपने और करीब कर लिया। कुछ देर ऐसे ही किस करने के बाद वायु को जब महसूस हुआ कि अब इयारा बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही है तो उसने इयारा के होठी को छोड़ दिया और उसकी गर्दन पर आ गया। वायु के छोड़ते ही इयारा जल्दी जल्दी सांसें लेने लगी। वही इयारा के जल्दी सांस लेने से वायु इयारा की बॉडी की हर मूवमेंट को अपनी बॉडी पर महसूस कर रहा था, जिस वजह से वो बहक रहा था। इसलिए वो इयारा की गर्दन पर किस के साथ साथ वाइट भी कर रहा था, जिससे इयारा की सिसकियां निकल रही थी, जो वायु को मदहोश होने पर मजबूर कर रही थी। वायु से जब और रुका नहीं गया तो वो इयारा को लेकर बाथटब में बैठ गया और इयारा की गर्दन पर किस करते हुए उसके नाइट सूट के बटन को खोलने लगा। वही इयारा को, जो खुद भी मदहोश हो चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर वायु जो भी कर रहा था वो उसे करने दे रही थी। वो न तो वायु को रोक रही थी और न ही वायु का साथ दे पा रही थी। वो बस अपनी आंखें बंद किए हुए वायु की हर हरकत को महसूस कर रही थी और समय के साथ उसकी पकड़ वायु के कंधों पर कसती जा रही थी। वायु ने जल्दी ही इयारा के शर्ट को उतार कर दूर फेंक दिया और इयारा से दूर होकर उसे देखने लगा। इयारा अभी उसके सामने हाफ नेक थी और उसकी आंखें बंद थी। वायु ने एक बार फिर इयारा के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। कुछ देर में वो इयारा के होठी को छोड़कर वो नीचे की तरफ आने लगा। वो उसकी गर्म से होते हुए उसकी कॉलर बोन तक आ गया। वायु अब अपना पूरा कंट्रोल को रहा था, जिस वजह से उसके हाथ इयारा की पूरी बॉडी पर चल रहे थे। वही कि हर छुअन से इयारा की हालत भी खराब होती जा रही थी। वो बस लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वायु ने अचानक ही इयारा के कर बोन पर जोर से बाइट किया, जिस वजह से इयारा की चीख निकल गई। इयारा की चीख सुनकर वायु होश में आया और अपना सर उठाकर इयारा को देखा, जिसकी आंखों में आंसू थे।
वही उसकी गर्दन से लेकर कॉलरबोन तक बहुत से लव बाइट के निशान थे और यारा अभी उसके सामने हाफ नेक थी। ये सब देख उसने यारा को अपने गले लगाया, फिर अपनी आंखें बंद की और खुद को कंट्रोल करने लगा। वो खुद को ही डांटने लगा, वायु तू ये सब कैसे इतनी जल्दी कर सकता है? वो अभी बच्ची है, तुझे खुद को कंट्रोल करना होगा। अभी उसके लिए ये सब सही नहीं है। खुद को समझने के बाद वायु ने यारा को छोड़ा, फिर उसके माथे पर किस किया और बाथटब से उठ गया। वायु बाथरूम से बाहर जाते हुए बोला, शोना तुम बाथ ले लो, मैं तब तक तुम्हारे कपड़े निकालता हूँ। ये बोलकर बाहर से निकलकर स्टडी रूम के बाथरूम में नहाने चला गया। वही यारा अभी वैसे ही बैठे हुए उसके और वायु के बीच जो हुआ यही सोच रही थी। यारा की चीख सुनकर वायु होश में आया और अपना सर उठाकर यारा को देखा, जिसकी आंखों में आंसू थे। वही उसकी गर्दन से लेकर कॉलरबोन तक बहुत से लव बाइट के निशान थे और यारा अभी उसके सामने हाफ नेक थी। ये सब देख उसने यारा को अपने गले लगाया, फिर अपनी आंखें बंद की और खुद को कंट्रोल करने लगा। वो खुद को ही डांटने लगा, वायु तू ये सब कैसे इतनी जल्दी कर सकता है? वो अभी बच्ची है, तुझे खुद को कंट्रोल करना होगा। अभी उसके लिए ये सब सही नहीं है। खुद को समझने के बाद वायु ने यारा को छोड़ा, फिर उसके माथे पर किस किया और बाथटब से उठ गया। वायु बाथरूम से बाहर जाते हुए बोला, शोना तुम बाथ ले लो, मैं तब तक तुम्हारे कपड़े निकालता हूँ। ये बोलकर बाहर से निकलकर स्टडी रूम के बाथरूम में नहाने चला गया। वही यारा अभी वैसे ही बैठे हुए उसके और वायु के बीच जो हुआ यही सोच रही थी। जब उसने अपने आप को देखा तो उसने शर्म से अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और शर्माने लगी। फिर उसने अपना सर झटका और नहाने लगी। जब वो नहाकर रूम में आए तब तक वायु कमरे से जा चुका था। यारा ने देखा उसके कपड़े बेड पर रखे हुए हैं। वायु नहीं चाहता था कि यारा को अजीब लगे, इसलिए वो यारा के रूम आने से पहले ही यारा के कपड़ों को बेड पर रखकर नीचे चला गया था। कुछ देर बाद सब नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सब यारा का वेट कर रहे थे। तभी उन्हें यारा आती हुई दिखी। उसने आज बेबी ब्लू कलर की प्रिंटेड फ्रॉक पहनी हुई थी, जिसमें वो बड़ी प्यारी लग रही थी। उसने अपने बालों का मेसी बन बनाया हुआ था। आज उसके चेहरे पर अलग सी चमक थी। उसका चेहरा हल्का हल्का रेड था। उसे अभी भी वायु से नजर मिलने में शर्म आ रही थी, इसलिए उसने एक बार भी वायु को नहीं देखा। वायु ने यारा को जब देखा तो उसके चेहरे को देखकर वो समझ गया कि यारा का फेस इतना रेड क्यों है, और ये सोचकर ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यारा आए और वायु के बगल में बैठ गई। फिर उसने सबको मॉर्निंग विश किया। ईशान जो यारा के बगल में ही बैठा था, जब उसने यारा का चेहरा देखा तो उसने परेशान होते हुए यारा से पूछा, या बच्चा तुम ठीक हो ना? कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है? और तुम्हें अभी कैसा फील हो रहा है? ये बोलते हुए वो यारा के माथे को छूकर देख रहा था, कहीं उसे बुखार तो नहीं है जिस वजह से उसका चेहरा रेड हो गया हो। वही ईशान की बात सुनकर वायु के साथ साथ सभी यारा को देखने लगे। यारा ने पहले एक नज़र सबको देखा, फिर ईशान को देखकर बोली, दादा मुझे क्या होगा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ईशान यारा की बात सुनकर बोला, अगर तुम ठीक हो तो तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है? मैंने अभी तेरे माथे को छू कर देखा तो तुम्हें बुखार भी नहीं है। ये बोलते हुए वो काफी परेशान लग रहा था। उसे अपनी बहन की चिंता हो रही थी। सबने जब ईशान की बात सुनी तो ध्यान से यारा को देखा। यारा को इस तरह देखा कर सभी को यारा की चिंता होने लगी। शौर्य भी परेशान होकर बोला, हाँ या बोलो ना, क्या हुआ है? शिव भी परेशान होकर बोला, मम्मी आप ठीक हो? सरिता जी यारा को कुछ बोलने ही वाली थी कि उनकी नज़र यारा के गर्दन पर बने निशानों पर गई, जहां हल्के हल्के दांतों के निशान थे। उन्होंने यारा के चेहरे पर शर्म के साथ घबराहट भी देखी। ये देखकर उन्होंने वायु की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो समझ गई कि क्या बात है, इसलिए उनके चेहरे भी मुस्कान आ गई। उन्होंने ईशान को शांत कराने के लिए कहा, ईशु उसे कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारा दोस्त है ना। अब सब अपना अपना नाश्ता करो। ईशान सरिता जी की बात सुनकर कुछ बोलने ही वाला था कि सरिता जी ने उन्हें वायु की तरफ इशारा किया।
सरिता जी के इशारे को समझकर ईशान ने वायु को देखा, जो यारा को देखकर मुस्कुरा रहा था और उसके गर्दन पर और सीने पर कुछ खरोंचें थी जो शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले होने की वजह से दिख रही थी, जो उसे यारा ने बाथरूम में दिए थे, जिस पर वायु ने जल्दबाजी में ध्यान ही नहीं दिया था। ईशान को ये देखकर अब समझ आ गया कि यारा का चेहरा इतना लाल क्यों है और वो सबके सवालों का जवाब क्यों नहीं दे पा रही है। शौर्य बोला, दादी पहले हमें ये तो पता चले कि या को हुआ क्या है। सरिता जी बोली, इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कि अब तुम तीनों को भी शादी कर लेनी चाहिए, ताकि तुम ये बेफिजूल की बातें ना करो। सरिता जी ने ये बात शौर्य, विशाल और ईशान को देखकर कही थी। वही दादी की बात सुनकर शौर्य मुंह बनाते हुए बोला, क्या दादी, मैं यहाँ या के बारे में बात कर रहा ही और आप हमारी शादी की बात कर रही हैं। देवेंद्र जी सरिता जी की बात पर अपनी सहमति जताते हुए बोले, वैसे तुम्हारी दादी सही बोल रही हैं, अब वायु ने भी शादी कर ली है तो अब तुम तीनों को भी शादी कर लेनी चाहिए। उनकी बात पर अब कोई नहीं बोला, क्यों ये बात तीनों अच्छे से जानते थे कि अब ये सब उनकी ही शादी करवाएंगे। क्यों जब भी पहले उन्हें शादी करने के लिए बोला जाता तो तीनों ही ये बोलकर बच जाते थे कि जब वायु शादी कर लेगा तो वो भी कर लेंगे, पर अब तो वायु की भी शादी हो गई थी, इसीलिए उनके पास अब कोई बहाना नहीं था, तो उन तीनों ने चुप रहना ही सही समझा। देवेंद्र जी सरिता जी की बात पर अपनी सहमति जताते हुए बोले, वैसे तुम्हारी दादी सही बोल रही है, अब वायु ने भी शादी कर ली है तो अब तुम तीनों को भी शादी कर लेनी चाहिए। उनकी बात पर अब कोई नहीं बोला, क्यों ये बात तीनों अच्छे से जानते थे कि अब ये सब उनकी ही शादी करवाएंगे। क्यों जब भी पहले उन्हें शादी करने के लिए बोला जाता तो तीनों ही ये बोलकर बच जाते थे कि जब वायु शादी कर लेगा तो वो भी कर लेंगे, पर अब तो वायु की भी शादी हो गई थी, इसीलिए उनके पास अब कोई बहाना नहीं था, तो उन तीनों ने चुप रहना ही सही समझा। यारा को बहुत शर्म आ रही थी, उसकी तो किसी से नजर मिलाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो चुपचाप धीरे खुद खा रही थी और शिव को खिला रही थी। वही ईशान खुश था कि उसकी बहन इस शादी से खुश है, पर उसके मन में एक डर था कि यारा अभी बहुत छोटी है, वो ये सब कुछ सही से संभाल लेगी कि नहीं। ईशान ने कुछ देर वायु और यारा को देखा, फिर उसने गहरी सांस लेकर अपना नाश्ता करने लगा। कुछ देर में सभी ने नाश्ता किया और सभी अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए। सरिता जी और देवेंद्र जी हॉल के सोफे पर बैठे थे, शिव और यारा शिव के रूम में बैठे पेंटिंग कर रहे थे। सरिता जी ने जब चारों को बाहर जाते हुए देखा तो वो उन्हें रोक कर बोली, आज आप चारों अपना काम जल्दी से खत्म कर लेना, कल घर में मैंने पूजा रखी है। अब शिव की तबीयत भी ठीक रहती है और या और वायु की शादी के बाद या के एग्जाम के कारण उनकी शादी के बाद की सत्यनारायण की कथा नहीं हो पाई थी, इसलिए मैंने कल उनके लिए घर में पूजा रखी है, इसलिए तुम सबको कल यहाँ जरूर रहना। वायु ने सरिता जी की बात सुनकर वायु ने हाँ में सर हिलाया और फिर वो चारों घर से बाहर चले गए। सरिता जी ने चारों के जाने के बाद देवेंद्र जी की तरफ देखकर बोली, मैंने पंडित जी को कॉल कर दिया है, वो कल समय पर आ जाएंगे। आप दिवाकर जी, विशाल के दादाजी और महेश जी, शौर्य के दादाजी को कॉल करके कल अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ समय पर आने के लिए बोल दीजिए, बहुत दिन हो गए हैं सभी से मिले। देवेंद्र जी भी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ ये बात तो सही कहा तुमने सारू, बहुत दिन हो गए सभी से मिले और अब हमारे बच्चे खुश हैं तो हम भी खुशी खुशी सभी के साथ समय बिता पाएंगे। उधर वायु की कार में वायु और विशाल कार की पिछली सीट पर बैठे थे, ईशान ड्राइविंग सीट पर और शौर्य पैसेंजर सीट पर बैठा था। वायु और ईशान एक ही हॉस्पिटल में काम करते थे, इसीलिए वो दोनों हॉस्पिटल जाने वाले थे, पर शौर्य और विशाल उन दोनों के साथ जा रहे थे बोर्ड मेंबर की मीटिंग अटेंड करने के लिए, क्योंकि वो हॉस्पिटल चारों ने मिलकर बनवाया था जिसमें गरीबी का मुफ्त में इलाज हो। कुछ देर में सभी हॉस्पिटल पहुंच गए। मीटिंग के बाद चारों वायु के केबिन में बैठे थे। ईशान ने बिना वायु की तरफ देखे ही वायु से कहा, तुम्हें नहीं लगता या अभी इन सब के लिए छोटी है, तुम जल्दबाजी कर रहे हो। वायु ने विशाल की बात सुनकर ईशान को देखने लगा, वो समझने की कोशिश कर रहा था कि ईशान किस बारे में बात कर रहा था। शौर्य और विशाल भी ईशान की बात समझने की कोशिश कर रहे थे।
ईशान ने जब देखा कि वायु उसके सवाल का जवाब नहीं दे रहा है तो उसने वायु की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। ईशान समझ गया कि वायु को उसकी बात समझ नहीं आई। इसलिए ईशान ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, मैंने या के गले में व्हाइट मार्क्स देखे थे, इसीलिए मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूँ कि अभी तुम उसके साथ ये सब मत करो, वो अभी 2 महीने पहले ही 18 साल की हुई हैं। तीनों जब ईशान की बात सुनी तो उन्हें समझने आया कि ईशान किस बारे में बात कर रहा है। शौर्य वायु के बोलने से पहले ही बोला, ईशु तुम कैसी बातें कर रहे हो, उन दोनों की शादी हो चुकी है तो ये सब तो दोनों के बीच में होगा ही, नहीं तो उनका रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा। और रही बात या के छोटे होने की तो तुम उसे अपनी बेटी की तरह देख रहे हो और हर माँ बाप के लिए उनके बच्चे हमेशा छोटे बच्चे ही रहते हैं। विशाल भी बोला, हाँ ईशु शौर्य सही बोल रहा है, तेरा या के लिए प्रोटेक्टिव होना जायज है, पर वो वायु की वाइफ है तो ये सब तो नॉर्मल है। ईशान बोला, मैं मानता हूँ कि या मेरी बच्ची वायु की वाइफ है, पर तुम लोग भी समझो न, वो अभी छोटी है, कम से कम वायु कुछ साल तो रुक ही सकता है। वायु जो अब तक सभी की बातें सुन रहा था वो बिना भाव के बोला, और कितने साल इंतजार करूं? ईशान असमंजस में बोला, और कितने साल का क्या मतलब? वायु ईशान की आंखों में देखते हुए जुनून से बोला, 7 साल मैंने शोना का इंतजार किया है, उसके लिए तड़पा हूँ, उससे दूरी बर्दाश्त की है अब और नहीं। ये बोलते हुए उसकी आंखों और बातों में जुनून साफ झलक रहा था। वही वायु की बातों को सुनकर विशाल और शौर्य ने पहले वायु को देखा, फिर ईशान को, जो वायु को ही देख रहा था। ईशान बिना किसी इमोशन के बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वायु बोला, सच सुनना चाहते हो तो सुनो, मैं शोना से आज से नहीं 7 साल पहले से प्यार करता हूँ। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तभी से। वो केवल मेरा प्यार नहीं है, वो मेरी ऑब्सेशन है, मेरा जुनून है, मेरा इश्क है, मेरी जिंदगी है। उसे कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता, खुद शोना भी नहीं। ये सब उसने काफी जुनून से बोला था, जिसे देखकर तीनों को अब इया के लिए डर लग रहा था। वायु फिर बोला, मैंने उससे दूर रहने और भूलने की बहुत कोशिश की, पर ये हो नहीं पाया। पहले मुझे भी लगता था कि मैं एक बच्ची की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, ये गलत है, इसलिए मैं उससे दूर रहना चाहता था। फिर कुछ देर रुक कर बोला, उसके बाद वो एक्सीडेंट, जब मैंने उस बारे में पता करवाया तो पता चला कि तुम्हारी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है। ये जानकर मैं बिल्कुल टूट गया था। इसलिए जब भाई ने जब मुझे यूएसए जाने के लिए बोला तो मैं यूएसए चला गया ताकि मैं उसे भूल जाऊं, पर ऐसा हुआ नहीं। उसे भूलने की जगह मेरा प्यार दिन प्रतिदिन उसके लिए बढ़ता गया। पर जब दादी ने शादी की बात बोली तो मेरा किसी और से शादी का कोई इरादा नहीं था, मैं केवल शोना से ही शादी करना चाहता था। पर दादी की बातों को सुनकर मैं शादी के लिए तैयार हो गया, पर जब मैंने शोना को शादी के जोड़े में देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैंने शोना के बारे में पता करवाया। तब ये कंफर्म हो गया कि वो मेरी ही शोना है, मेरी शोना जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वायु की बात सुनकर ईशान बोला, अगर तुम्हें या के बारे में पता चल गया था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वायु बोला, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम खुद उसे देखो, शायद इससे ही तुम्हें कुछ याद आ जाए, और देखो तुम्हें सब याद भी आ गया। ये सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सबने थोड़ी देर और बात की और अपने अपने काम में लग गए। ऐसे ही रात हो गई। रात के 11 बजे वायु और ईशान जब घर आए तो सब सो चुके थे, इसलिए वो सीधे अपने अपने रूम में चले गए। दोनों ने पहले ही घर में फोन करके बता दिया था कि उन्हें आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, इसलिए सभी टाइम से खाना खाकर सो जाए, वो दोनों डिनर करके आएंगे। वायु जब कमरे में आया तो अंदर का नजर देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रात के 11 बजे वायु और ईशान जब घर आए तो सब सो चुके थे, इसलिए वो सीधे अपने अपने रूम में चले गए। दोनों ने पहले ही घर में फोन करके बता दिया था कि उन्हें आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, इसलिए सभी टाइम से खाना खाकर सो जाए, वो दोनों डिनर करके आएंगे। वायु जब कमरे में आया तो अंदर का नजर देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वायु ने अंदर आते ही देखा कि यारा और शिव एक दूसरे से किसी बंदर की तरह चिपक कर सो रहे थे, और हमेशा की तरह शिव की साइड यारा का बड़ा सा टेडी रखा हुआ था। सोते समय दोनों के ही चेहरे पर मासूमियत बिखरी हुई थी।
ये देख वायु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी लाइफ के दो सबसे इम्पोर्टेंट लोग बेड पर आराम से दुनिया से बेखबर होकर सो रहे थे। ये उसके लिए सबसे सुकून के पल थे जब वो उन दोनों को आराम से सोते हुए देखता था। वायु ने रूम को अंदर से लॉक किया और दोनों को ब्लैंकेट से कवर किया जो कि बेड से नीचे गिरा हुआ था। दोनों को ब्लैंकेट से कवर करने के बाद वायु ने दोनों के सर को सहलाया और फिर बाथरूम चला गया। कुछ देर बाद वो नहाकर अपने कमर पर टॉवल लपेटकर बाथरूम से बाहर आया। उसके हाथ में एक और टॉवल था जिससे वो अपने बालों को सुखा रहा था। इस समय वो काफी हैंडसम एंड हॉट लग रहा था। कोई लड़की उसे देखती तो अपना दिल हार बैठती। वायु ने एक नज़र बेड पर सो रहे यारा और शिव को देखा, फिर क्लोजेट में चला गया। कुछ देर वो कपड़े पहनकर बाहर आया। उसने ब्लैक कलर का लोवर पहना हुआ था। उसने ऊपर कुछ नहीं पहना था। उसे अपनी अपर बॉडी पर कपड़े पहनकर सोने की आदत नहीं थी। वो सीधे बेड के पास गया और यारा के साइड में जाकर लेट गया। उसने पहले शिव के माथे पर किस किया, फिर शिव के सर को कुछ देर सहलाया, फिर रूम की लाइट ऑफ कर दी और एक दिन लाइट ऑन कर दी। उसके बाद वायु ने यारा को देखा जो शिव को गले लगा कर सो रही थी। वायु ने यारा को उसकी कमर से पकड़कर खुद के करीब किया। इस समय यारा की पीठ वायु के खुले सीने से चिपकी हुई थी। वायु यारा के गालों को सहलाते हुए बोला, क्यों इतनी छोटी हो शोना, काश तुम कुछ साल पहले इस दुनिया में आती तो अब तक मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना लेता, पर तुम तो अभी काफी छोटी हो तो मैं अभी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। पर एक बार तुम थोड़ी और बड़ी हो जाओ फिर मैं अपनी बेचैनियों और तड़प का तुमसे चुन चुन कर बदला लूंगा। फिर उसने कुछ देर रुककर यारा के चेहरे को देखकर बोला, तुम एक बार मुझे छोड़कर जा चुकी हो शोना, अब मैं कभी भी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। अब मुझे तुमसे दूर कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। ये बोलते हुए वो किसी सनकी की तरह लग रहा था जिससे यारा बिल्कुल अनजान दुनिया से बेखबर होकर सो रही थी। फिर वायु ने यारा की गर्दन पर अपना चेहरा छुपा लिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। वायु के ऐसा करने से यारा नींद में थोड़ा सा कसमसाई और वायु से दूर होने लगी, पर वो दूर नहीं हो पाई क्योंकि वायु की पकड़ उस पर काफी मजबूत थी। यारा थोड़ा सा कसमसा कर फिर से सो गई। कुछ देर में वायु भी सो गया। अगली सुबह वायु की नींद दरवाजे के नाक की आवाज सुनकर खुली। वायु ने अपनी आंखें खोलकर अपने बगल में देखा जहां यारा और शिव आराम से सो रहे थे। वायु उठा और दोनों के माथे पर किस किया। तभी उसे एक बार फिर से डोर नॉक की आवाज सुनाई दी। वायु बेड से नीचे उतरकर दरवाजा खोलने गया। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा बाहर नीलम जी दो नौकरों के साथ खड़ी थी। उन दोनों नौकरों ने अपने हाथ में एक एक बड़ी सी थल लेकर खड़े थे। वायु ने उन्हें सवालिया नजरों से देखा जैसे पूछ रहा हो, ये सब क्या है। नीलम जी ने वायु का सबल सुनकर कहा, मैडम जी ने आपके लिए और या मैडम शिव बाबा के लिए कपड़े भेजे हैं और ये भी बोला है कि आप तीनों जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाएं। वायु ने उनकी बात सुनकर हाँ में सर हिलाया और एक साइड हो गया। वायु के साइड होते ही नीलम जी ने दोनों थल को वायु के रूम में रखवा दिया। फिर वो नीचे चले गए। उनके जाने के बाद वायु ने डोर बंद किया। फिर बेड के पास आकर यारा को उठाते हुए बोला, शोना उठो, हमें लेट हो रहा है, आज घर में पूजा है। पर यारा नहीं उठी। वायु ने कुछ देर और कोशिश की तो यारा उठकर बैठ गई। वायु ने जब यारा को उठा देखा तो उसके माथे पर किस करके बोला, मैं नहाने जा रहा हूँ, तब तक तुम शिव को उठा दो। ये बोलकर वायु अपने कपड़े जो सरिता जी ने भिजवाया था उसे लेकर बाथरूम चला गया। यारा ने कुछ देर बाथरूम के डोर को देखा, फिर वो दोबारा लेट कर सो गई। कुछ देर में जब वायु नहाकर बाहर आया तो उसने यारा को सोता देख अपना सरना में हिला दिया। उसने टेबल को सोफे पर फेंका जिससे वो अपने बाल सुखा रहा था। फिर वो यारा के पास आकर उसे उठाने लगा। इस बार यारा जल्दी ही उठ गई और अपनी आंखें खोलकर वायु को देखा तो देखती ही रह गई। वायु ने इस समय येलो कलर के कुर्ते के साथ सफेद पायजामा पहने हुए थे। उसके बाल अभी बिखरे हुए थे जिसमें वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। यारा की तो नजर ही वायु से नहीं हट रही थी। वायु ने जब देखा कि यारा अपना मुंह खोले उसे ही देख रही है तो उसने यारा को देखकर शरारत से बोला, क्या देख रही हो शोना। वायु की बात सुनकर यारा होश में आए और झेप कर इधर उधर देखने लगी। वायु बोला,
तुमने बताया नहीं शोना, तुम क्या देख रही थी? वायु की बात सुनकर इयारा के गाल लाल होने लगे। उसे खुद की गई हरकत पर शर्म आ रही थी। उसने इधर उधर देखते हुए ही कहा, कुछ भी नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मैं नहाने जा रही हूँ। ये बोलकर वो बिना वायु की तरफ देखे बाथरूम में भाग गई। वायु ने उसकी हरकत देखना में सिर हिला दिया, जैसे बोल रहा हो इसका कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद वायु ड्रेसिंग टेबल के पास गया और तैयार होने लगा। तैयार होने के बाद वायु शिव के पास जाकर उसे उठाने लगा। शिव भी उठकर वायु की गोद में चढ़ गया। वायु ने शिव के वालों पर किस किया और उसे लेकर स्टडी रूम के बाथरूम में लेकर चला गया। वायु की बात सुनकर इयारा के गाल लाल होने लगे। उसे खुद की गई हरकत पर शर्म आ रही थी। उसने इधर उधर देखते हुए ही कहा, कुछ भी नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मैं नहाने जा रही हूँ। ये बोलकर वो बिना वायु की तरफ देखे बाथरूम में भाग गई। वायु ने उसकी हरकत देखना में सिर हिला दिया, जैसे बोल रहा हो इसका कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद वायु ड्रेसिंग टेबल के पास गया और तैयार होने लगा। तैयार होने के बाद वायु शिव के पास जाकर उसे उठाने लगा। शिव भी उठकर वायु की गोद में चढ़ गया। वायु ने शिव के वालों पर किस किया और उसे लेकर स्टडी रूम के बाथरूम में लेकर चला गया। कुछ देर में वायु शिव को नहलाकर एक टॉवल में लपेटकर रूम में आया। सरिता जी के भेजे हुए कपड़ों को पहनाने लगा। वो शिव को कपड़े पहना ही रहा था कि वॉशरूम का डोर खुला और इयारा बाथरूम में बाहर आई। वायु ने डोर खुलने की आवाज सुनकर वायु ने इयारा की तरफ देखा तो उससे नजरें हटाना ही भूल गया। वो लग ही ऐसी रही थी, पिंक बाथरोब में और गीले बालों के साथ बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। हॉट सवार की वजह से इयारा की बॉडी हल्की पिंक हो गई थी। वायु तो अपनी नजरें इयारा से हटाना ही भूल गया। वो तो शिव की आवाज सुनकर वायु होश में आया और एक नजर शिव को देखकर इयारा को देखा, जो अब क्लोजेट में जा रही थी। उसे जाता देख वायु बोला, शोना तुम्हारे कपड़े यहाँ है, दादी ने भेजे हैं, आज तुम्हें यही पहनना है पूजा में। इयारा को सरिता जी ने इयारा को कल ही बता दिया था कि कल घर में पूजा है। वायु के बोलने पर इयारा क्लोजेट की जगह सोफे के पास चली गई और अपने लिए सरिता जी के द्वारा भेजे गए कपड़े देखने लगी। उसने जब उस थल से कपड़े को उठाकर देखा तो उसमें एक रेड कलर की साड़ी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। पर सदी को देखते ही इयारा का चेहरा उतर गया, क्योंकि उसे सदी पहनी नहीं आती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वायु जिसने अब तक शिव को तैयार कर दिया था, शिव ने भी आज येलो कलर के कुर्ते के साथ वाइट पायजामा पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रहा था। वायु ने इयारा को देखा, जिसके चेहरे पर परेशानी थी। वो इयारा को देखकर वायु ने शिव को बेड पर बिठाया। उसके बाद वो इयारा के पास आया और बोला, क्या हुआ शोना, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? ये बोल वो इयारा को देखने लगा। वही वायु की आवाज सुनकर इयारा ने वायु को देखा, फिर बहुत मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, दादी ने मुझे साड़ी दी है जो मुझे पहननी ही नहीं आती, मैंने तो कभी साड़ी पहनी ही नहीं। ये बोल वो अपनी आंखें टिमटिमाते हुए वायु को देखने लगी। पर उसको इस तरह से जब देखता है तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसका मन तो कर रहा था कि वो इयारा को अपनी बाहों में भरे और उसे जी भर कर प्यार करे, पर अफसोस वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्यों घर में कुछ ही देर में पूजा शुरू होनी थी और शिव भी उनके पास था। तभी उसे इयारा की आवाज सुनाई दी जो बोल रही थी, आप रूबी दी या नीलम आंटी को बुला दीजिए, वो मेरी हेल्प कर देंगी। वायु उसकी बात सुनकर होश में आया और हम में सर हिलाकर शिव को अपनी गोद में लेकर रूम से चला गया, क्योंकि वो अगर ज्यादा देर तक इयारा के पास रुकता तो वो अपना कंट्रोल को देता, इसलिए वो जल्दी से रूम से बाहर आ गया था। वायु ने नीचे आकर सबसे पहले नीलम जी को ढूंढकर उन्हें इयारा की हेल्प करने के लिए भेज दिया। फिर वो सबके पास चला गया। अब तक शौर्य और विशाल की फैमिली भी आ गई थी। वायु सबसे जाकर मिलने लगा। सरिता जी और देवेंद्र जी भी सभी के पास थे और सभी आपस में बातें कर रहे थे। शौर्य के फैमिली से दादाजी जो कि देवेंद्र जी के दोस्त थे और शौर्य की कजिन बहन आई थी। शौर्य के मॉम डैड की डेथ बहुत पहले हो गई थी। विशाल की फैमिली में केवल विशाल के मॉम डैड ही थे जो कि उसके साथ ही आए थे। वायु ने सभी बड़ों के पैर छुए और शौर्य की कजिन सिस्टर के पास जाकर बोला, कैसी हो दीपू, बहुत दिनों से आई ही नहीं हम सबसे मिलने। वो लड़की बोली,
भाई आप तो जानते हैं ना कि मेरे बोर्ड एग्जाम थे तो इसलिए मैं आ नहीं पाई। ये बोलकर उसने वायु को साइड हग कर लिया। वायु भी उसके सर पर हाथ फेरने लगा। शिव जो वायु की ही गोद में था वो बोला, बुआ आप शिव को मिलने आए हो। वो लड़की जो कोई और नहीं हमारी दीपा थी वो बोली, है मैं अपने शिव से मिलने आती हूँ और मैं आज आपके साथ खूब खेलूंगी। ये बोलते हुए वो शिव के गाल खींचने लगी। शिव ने दीपा के हाथ को हटाते हुए बोला, अब शिव अकेला नहीं है, शिव की मम्मी शिव के पास आ गई है। अब शिव अपनी मम्मी के साथ खेलता है और डोलेग ड्राइंग भी करता है। मम्मी शिव को पलना पढ़ना भी सीखती है। ये बोलते हुए वो प्राउडली दीपा को देखने लगा, जैसा बता रहा हो कि शिव की मम्मी सबसे बेस्ट है। दीपा ने हैरानी से वायु को देखा, जैसे पूछ रही हूँ, क्या ये सच है? वायु ने जब दीपा को हैरान देखा तो वो बोला, हाँ दीपू तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मैंने शादी कर ली है। शादी थोड़ी सीक्रेट तरीके से की इसलिए किसी को बताया नहीं। दीपा बोली, भाई मैं आपसे नाराज हूँ, आपने मुझे भी नहीं बताया। मुझे तो लगता है कि आप मुझे अपनी बहन ही नहीं मानते हैं। ये सब उसने ड्रामा करते हुए कहा था, जिसे देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पर कोई था जो उसे बहुत ही प्यार से देख रहा था। ये कोई और नहीं ईशान था। वो जब से दीपा आई थी तब से उसे ही देखे जा रहा था। विशाल जो कि ईशान के पास ही खड़ा था, वो ईशान के कान में धीरे से बोला, क्या आंखों से ही निगल जाएगा, उसे घूरना बंद कर, सब यही है। विशाल की बात सुनकर ईशान होश में आया और खुद की गई हरकत पर झेप गया और मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरने लगा। विशाल ने उसे देखा और अपना सर हिला दिया। सरिता जी वायु से बोली, वायु पूजा का समय हो गया है या अभी तक नहीं आई? क्या वो अभी तक रेडी नहीं हुई है? वायु सरिता जी की बात पर बोला, दादी शोना को नीलम आंटी तैयार कर रही है, वो कुछ देर में आ जाएगी। दीपा जो अब शिव को अपनी गोद में लेकर उसके साथ खेल रही थी, वो वायु से बोली, भाई भाभी को बुलाओ, मुझे भी उनसे मिलना है। वायु बोला, वो आती ही होगी। वायु ने इतना ही कहा था कि सभी के कान में छन 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 इयारा के पायल की आवाज पड़ी तो सभी सीढ़ियों की तरफ देखने लगे। वायु तो हैरानी से इयारा को हैरानी से देख रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी बीबी साड़ी में इतनी सुंदर लग सकती है। वही सब मुस्कुराते हुए इयारा को देख रहे थे। वही दीपा तो बस शौक होकर इयारा को देख रही थी। वायु बोला, वो आती ही होगी। वायु ने इतना ही कहा था कि सभी के कान में छन 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 इयारा के पायल की आवाज पड़ी तो सभी सीढ़ियों की तरफ देखने लगे। वायु तो हैरानी से इयारा को हैरानी से देख रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी बीबी साड़ी में इतनी सुंदर लग सकती है। वही सब मुस्कुराते हुए इयारा को देख रहे थे। वही दीपा तो बस शौक होकर इयारा को देख रही थी। इयारा ने येलो डायमंड बग की साड़ी के साथ रेड ब्लाउज पहना हुआ था। हाथों में शादी का चूड़ा, हल्का सा मेकअप के साथ रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी। कानों में डायमंड के इयररिंग्स, गले पतला सा नेकलेस और वायु का पहनाया हुआ मंगलसूत्र पहना था। बालों में बीच से मांग निकालकर खुला छोड़कर हाफ क्लच किया हुआ था। मांग में वायु के नाम का सिंदूर लगाया हुआ था। पैरों में पायल के साथ बिछुआ पहना हुआ था। आज वो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही थी। शिव ने जब इयारा को देखा तो चहकते हुए बोला, मोमी आप बहुत छुदल लग रही हो, बिल्कुल पली की टाला। शिव की बात सुनकर सभी एक बार फिर से मुस्कुरा दिए। इयारा भी शिव की बात सुनकर मुस्कुरा दी। सरिता जी इयारा के पास आकर अपनी आंखों से काजल निकालकर इयारा के कान के पीछे लगाकर उसकी नजर उतारते हुए बोली, किसी की नजर ना लगे मेरी बच्ची को। सभी ने उसकी तारीफ की। सरिता जी की बात सुनकर इयारा की पलकें शर्म से झुक गई। उसे शर्म आ रही थी। उसने तो अभी तक किसी को देखा भी नहीं था। तभी सभी के कानों दीपा को आवाज पड़ी जो बोल रही थी, एया तुम यहाँ, और तुम इस तरह से क्यों तैयार हुई हो, और तुम सबको कैसे जानती हो? उसने एक ही सांस में सारे सवाल इयारा से कर दिए। अब सबकी नजरें दीपा के ऊपर थी। सभी उसे सवालिया नजरों से देख रहे थे। वही दीपा के चेहरे पर हैरानी थी। इयारा ने जब जानी पहचानी आवाज सुनी तो उसने अपना सर उठाकर सामने देखा जहां दीपा उसी की तरफ आ रही थी। इयारा दीपा को देखकर हैरान थी। उसके मुंह से अचानक ही निकला,
दीपा। अब सब और कंफ्यूज हो गए। शौर्य जो कब से ये देख रहा था, जब उससे रहा नहीं गया तो वो बोला, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? शौर्य की बात सुनकर दोनों एक साथ अपने सर को हाँ में हिला दिया। दीपा बोली, भाई ये रिया है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरे साथ मेरी ही स्कूल में पढ़ती है। हम दोनों ने ही कुछ दिन पहले ही 12वां के एग्जाम दिए हैं। पर आप सब रिया को कैसे जानते हैं? और वो ऐसे तैयार क्यों हुई है? इयारा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे सच कैसे बताए। इयारा और दीपा दोनों ही एक दूसरे को देख रही थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। शौर्य ने जब दोनों को केवल एक दूसरे को देख रहे हैं तो वो दोनों को एक दूसरे से मिलाते हुए दीपा को देखकर बोला, दीपू ये वायु की वाइफ है और शिव की मम्मी। फिर इयारा की तरफ देखकर बोला, इया ये मेरी बहन है। दोनों पहले शौर्य को देखा, फिर सबको, तो सबने हाँ में सर हिला दिया। तभी देवेंद्र जी बोले, चलो अच्छा है, हमारी दोनों बच्चियां एक दूसरे को पहले से ही जानती हैं। अब पूजा का समय हो गया है, चलो पंडित जी इंतजार कर रहे होंगे। सबने हाँ में सर हिलाया, फिर सब मंदिर की ओर चल दिए। दीपा अभी इयारा को गुस्से से घूर रही थी, क्योंकि उसे ये पता चल चुका था कि वायु की शादी 2 महीने पहले ही हो चुकी थी और उसे पता चला कि इयारा ही वायु की वाइफ है, तो उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। इयारा ने जब दीपा को गुस्से में देखा तो समझ गई कि अब उसकी खैर नहीं, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इयारा दीपा को कैसे समझाए, क्योंकि वो समझ गई थी कि दीपा किस बात पर गुस्सा है। वहीं वायु ने जब इयारा को परेशान देखा तो वो उसके पास जाकर इयारा के माथे पर किस करके बोला, वो समझ जाएगी शोना, तुम परेशान मत हो। वहीं वायु के किस करने से इयारा के गाल शर्म से लाल हो गए, क्योंकि अभी वहां पर शौर्य, विशाल, ईशान, दीपा और शिव थे। बाकी बड़े मंदिर जा चुके थे। वायु ने जब इयारा को शर्माता हुआ देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने शिव को अपने गोद में लिया और इयारा के हाथ को पकड़कर मंदिर की तरफ चले गए। उनके जाने के बाद ईशान, जिसके आंखें नम थी, वो बोला, तुम सबने सच कहा था, मेरा बच्चा अब बड़ा हो गया है, मैंने कितना कुछ मिस कर दिया ना। तीनों ने अब ईशान को देखा। विशाल बोला, इशू तुम अब उसकी टेंशन मत लो, वायु है उसके लिए, उसे ये बात अच्छे से पता है कि या अभी बच्ची है, वो इन सब का ध्यान अच्छे से रखता है। शौर्य ने भी हाँ में सर हिलाया। दीपा ने उन लोगों की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और भी मंदिर की तरफ चली गई। फिर वो तीनों भी सभी के पास मंदिर चले गए जहां पर पूजा हो रही थी। पूजा में वायु के साथ इयारा और शिव बैठे हुए थे। शिव वायु की गोद में और इयारा वायु के बगल में बैठी थी। उसके सर पर अभी साड़ी का पल्ला रखे हुए थी। सभी उन लोगों के आसपास ही बैठे हुए थे। कुछ ही देर में पूजा खत्म हो गई थी। उसके बाद सबने साथ में मिलकर लंच किया। इयारा इस बीच दीपा से बचने को कोशिश कर रही थी। कुछ देर में सब हॉल में बैठकर बातें करने लगे। इयारा शिव के साथ गार्डन में खेल रही थी। पूजा हो जाने के बाद सब ने लंच किया, फिर सभी बैठकर आपस में बातें करने लगे। वायु स्टडी रूम में बैठकर कुछ काम कर रहा था। उसके पास ही विशाल, शौर्य और ईशान थे। इयारा और शिव गार्डन में पेड़ के नीचे बैठकर खेल रहे थे। कुछ देर में वहां दीपा आ गई। दीपा, जो बहुत देर से खड़ी होकर इयारा और शिव को देख रही थी, जब उससे रहा नहीं जाता तो वो इयारा को घूरते हुए बोलती है, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो गई है? इयारा और शिव जो आपस में ही बिजी थे, जब उन्हें दीपा की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है तो दोनों अपना सर उठाकर दीपा को देखते हैं, जो उन्हें ही घूर रही थी। इयारा सफाई देते हुए बोली, वो मैं तुम्हें बताने वाली थी, पर शादी के बाद ही जल्दी हमारे एग्जाम शुरू हो गए, जिससे मुझे तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। ये बोलते हुए वो बहुत मासूम लग रही थी, जिसे देखकर कोई भी पिघल जाए। और वही दीपा के साथ भी हुआ। उसका गुस्सा तो इयारा का ऐसा चेहरा देखते ही फुर हो गया, पर वो फिर भी झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, चलो ये तो ठीक है, पर अगली बार से मुझे सब कुछ बताना। इयारा ने दीपा की बात पर हाँ में अपना सर हिला दिया। तभी उसे कुछ याद आया तो वो दीपा को मरते हुए बोली, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि सुपरस्टार शौर्य तुम्हारे भाई है? तुम जानती थी ना कि मैं उनकी फैन हूँ, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। मैं तुम्हें आज छोड़ूंगी नहीं। दीपा ने जब इयारा की बात सुनी और इयारा को मारते देखा तो वो भागने लगी।
अब दीपा आगे आगे और यारा पीछे पीछे पूरे गार्डन में भाग रही थी। शिव खड़ा होकर खिलखिलाते हुए ताली बजा रहा था क्योंकि उसकी मम्मी दीपा को जो मार रही थी। वही स्टडी रूम की खिड़की खुली थी जो कि गर्दन की तरफ थी, जिससे गार्डन की आवाज स्टडी रूम तक जा रही थी। वायु के कानों में जब ये आवाजें पड़ी तो वो खिड़की के पास आकर गार्डन की ओर देखने लगा। जब उसने देखा कि यारा और शिव दोनों ही गार्डन में हैं, दीपा आगे भाग रही और यारा पीछे और शिव खिलखिला कर रहा है, तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन जब उसने देखा अभी कितनी तेज धूप है तो उसके माथे पर बल पड़ गए और वो तेज कदमों से स्टडी रूम से बाहर चला गया। वायु को पहले खिड़की के पास फिर रूम से जाता देख विशाल, ईशान, शौर्य तीनों ने पहले खिड़की के पास जाकर नीचे देखा। शौर्य और विशाल के चेहरे पर ये देख स्माइल आ गई, वही ईशान के माथे पर भी बल पड़ गए। वो भी जल्दी से स्टडी रूम से चला गया। ईशान को भी ऐसे जाता देख विशाल और शौर्य ने असमंजस में पहले एक दूसरे को देखा, फिर वो दोनों भी ईशान के पीछे चले गए। वायु जब गार्डन में पहुंचा तब दीपा और यारा एक दूसरे के गले लगी हुई थी। यारा ने अभी भी साड़ी ही पहनी हुई थी, जिस वजह से दीपा का हाथ यारा की खुली कमर पर था, जिसे देखकर वायु को अच्छा नहीं लग रहा था। वो जल्दी से उन दोनों के पास आया और यारा को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। वायु के इस एक्शन से दीपा और यारा दोनों ही चौंक गई और साथ में ही वायु के पीछे खड़े ईशान, विशाल और शौर्य भी। वायु ने यारा को पकड़े हुए ही ईशान से कहा, इशू, शिव और दीपा को घर के अंदर ले जाओ, अभी बहुत धूप है, ये इन तीनों के लिए अच्छा नहीं है। अपनी बात बोलकर वायु ने बिना किसी की तरफ देखे यारा को अपनी गोद में उठाकर घर के अंदर जाने लगा। वायु की इस हरकत पर यारा एक बार फिर हैरान हो गई, मगर जल्दी ही उसके गाल लाल होने लगे जो पहले से ही धूप की वजह से गुलाबी थे। यारा ने जल्दी ही अपना सर वायु के सीने में छुपा लिया। उसे बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि सब उन्हें ही देख रहे थे। यूं सब के सामने वायु का उसे गोद में उठाने में उसे अजीब लग रहा था, पर वायु को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वायु जब हॉल में आया तो वहां कोई नहीं था क्योंकि सब रूम में आराम कर रहे थे। वायु यारा को लेकर सीधे अपने रूम गया, फिर यारा को बेड पर बिठाकर डोर को लॉक कर दिया। पता नहीं क्यों ये सब देखकर यारा को डर लग रहा था। वायु अब यारा के पास आया और उसे कुछ देर देखा, फिर उसे बेड पर धक्का दे दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। फिर यारा के गाल को सहलाते हुए बोला, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी शोना? आज सुबह से ही देख रहा हूँ तुम मुझसे बार बार दूर जा रही थी। वायु के चेहरे पर अभी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। यारा जो वायु के यूं अचानक धक्का देने से और उसके ऊपर आने से शॉक में थी, वो वायु की बात सुनकर होश में आई और हकलाते हुए बोली, मैंने कब आपको इग्नोर किया? मैं तो आपके पास ही थी। इसके आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए क्योंकि वायु का एक हाथ यारा की खुली कमर पर था। वायु ने कुछ देर यारा को कुछ देर देखा, फिर बोला, आज मैं सुबह से ही कंट्रोल कर रहा था पर अब नहीं। ये बोल उसने यारा के होठी पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। वायु आज यारा को काफी पैसिनेट होकर किस कर रहा था। वो बार बार यारा के होठों को खोलने की कोशिश कर रहा था पर यारा अपने होठ खोल ही नहीं रही थी। वायु ने कुछ देर यारा को देखा, फिर उसके होठों पर हल्के से वाइट की, जिससे एक आह के साथ यारा ने अपने होठ खोल दिए। मौका पाते ही वायु उसे फ्रेंच किस करने लगा। यारा वायु का साथ तो नहीं दे रही थी पर उसे रोक भी नहीं रही थी। उनकी किस को अब 20 मिनट से ज्यादा हो गया था, जिस वजह से अब यारा की सांसें उखड़ने लगी थी। वो अब छटपटाने लगी थी, जिसे महसूस कर वायु ने यारा को छोड़ दिया। वायु के छोड़ते ही यारा जोर जोर से सांस ले रही थी, जिससे उसकी चेस्ट वायु की चेस्ट से टकरा रही थी। वायु जो खुद जोर जोर से सांस ले रहा था वो ये अच्छे से महसूस कर सकता था, जिससे अब उसकी हालत खराब हो रही थी। वायु से जब रहा नहीं गया तो उसने यारा की गर्दन पर किस करना शुरू कर दिया। यारा जी सकी सांसें अभी तक नॉर्मल भी नहीं हुई थी कि उसे वायु के होठ को अपने गले पर महसूस किया, जिससे उसकी सांसें ही अटक गई। यारा तो अब हिल भी नहीं रही थी, वो बस शांत लेटी हुई थी। वायु ने अब यारा के साड़ी के पल्लू को साइड कर दिया और उसकी कॉलर बोन पर किस करने लगा। वायु को जब लगा कि वो अब और कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो उसने यारा को छोड़ा और बाथरूम चला गया। यारा ने जब वायु को खुद से दूर जाते हुए देखा तो होश में आई और हैरानी से बाथरूम के डोर को देखने लगी।
उसे वायु का यो अचानक जाना समझ नहीं आया। वो भले ही वायु से कुछ न बोले लेकिन उसे वायु का खुद के करीब आना अच्छा लगता था। वायु का बार बार उसे टोकना और हक जताना उसे बहुत अच्छा लगता था। कुछ देर ऐसे ही लेटे रहने के बाद वो क्लोजेट में कपड़े चेंज करने चली गई क्योंकि वो साड़ी में कंफर्टेबल नहीं थी। कुछ देर में वो चेंज करके रूम आई। उसने इस वक्त सिंपल सी फ्रॉक पहनी थी। उसने बाथरूम के डोर को देखा जो अभी भी लॉक था, मतलब वायु अभी भी अंदर है। वो ड्रेसिंग टेबल के पास जाने लगी, तभी उसे डोर नॉक की आवाज सुनाई दी तो वो डोर खोलने चली गई। जब उसने डोर खोला तो देखा कि दरवाजे पर रूबी खड़ी थी जिसकी गोद में शिव था। शिव ने जब इयारा को देखा तो वो शिकायत करते हुए बोला, मम्मी आप शिव को छोड़ कल क्यों आ गई थी? इयारा ने जब शिव की बात सुनी तो वो उसे गोद में लेते हुए बोली, मम्मी अपने आप से थोड़ी ना आई थी, आपने देखा था ना बेटू की डैडी मम्मी को लेकर आए थे। फिर उसने रूबी को देखते हुए बोली, थैंक यू दी। रूबी बोली, किस लिए? या बोली, आपने शिव के कपड़े बदले और उसे यहाँ लेकर आई। उसकी बात पर रूबी बोली, ऐसा क्यों बोल रही हो या ये तो मेरा काम है। दरअसल यारा रूबी को अपनी बड़ी बहन मानती थी इसलिए वो उसे दी ही कहती थी। फिर कुछ देर दोनों ने आपस में बात की, उसके बाद रूबी वहां से चली गई। इयारा शिव को लेकर जब रूम में आए तब तक वायु भी अपने कपड़े चेंज करके स्टडी रूम में चला गया था। ऐसे ही देखते देखते एक हफ्ता और बीत गया। इन बीते दिनों में वायु काफी बिजी रहने लगा था, पर फिर भी वो अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकलता था इयारा और शिव के लिए। दीपा अब डेली इयारा और शिव से मिलने आती थी। शौर्य अपनी शूटिंग के लिए चला गया था, वैसे भी वो अपनी शूटिंग के लिए अधिकतर बाहर ही रहता था, वो काम ही इंदौर में रहता था। वायु के साथ ईशान और विशाल भी काफी बिजी रहने लगे थे। इयारा और शिव भी अधिकतर अपनी पेंटिंग करने में बिजी रहते थे। उनका पूरा दिन एक दूसरे के साथ ही बीतता था, बाकी का समय उन दोनों का टाइम दीपा, देवेंद्र और सरिता जी के साथ बिताते थे। वायु के रूम में वायु ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ा तैयार हो रहा था। इयारा और शिव दोनों ही बेड पर बैठकर वायु को ही टुकुर टुकुर देख रहे थे। वायु आज एक बिजनेस पार्टी में जा रहा था, पर ये बात इयारा और शिव को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उन दोनों का प्लान था कि वो आज वायु के साथ खेलने और पार्क जाने का, पर पार्टी को वजह से वो दोनों आज घर में ही रह गए। वायु दोनों को ही मिरर से देख रहा था। उसका आज पार्टी में जाना जरूरी था, वरना उसकी कहाँ मजाल कि वो अपने दोनों शैतानों की बात ना माने। वायु ने व्हाइट शर्ट के ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। वायु ने इयारा को मिरर से ही देखते हुए बोला, शोना। इयारा भी इसकी बात समझकर बेड से उठकर वायु के पास गई तो वायु ने अपनी टाई को इयारा के हाथों में दे दिया। इयारा ने भी बिना कुछ बोले टाई लेकर बेड पर चढ़ गई। वायु भी उसके पीछे जाते हुए बिल्कुल इयारा के सामने खड़ा हो गया। इयारा भी उसे टाई पहनाने लगी। दरअसल इन 2 महीनों में वायु का हर काम इयारा ही करती थी। ये उसे वायु ने नहीं कहा था, भले ही वो इयारा के सारे काम खुद ही करता था, पर अपने काम इयारा से ही करवाता था। उसे इयारा से अपने काम करवाना अच्छा लगता था। वायु ने टाई पहनने के बाद अपना ओवरकोट पहन लिया और इयारा फिर से शिव के पास बैठ गई। शिव ने एक बार खुद को मिरर में देखा, वो अब पूरी तरह से तैयार हो गया था। वायु अभी बहुत हैंडसम एंड डाइसिंग लग रहा था, वो आज कोरियन एक्टर की तरह लग रहा था। वो शिव और इयारा के पास आया और दोनों के सर पर बारी बारी किस किया, उसके बाद बोला, हम अगली बार पक्का पार्क जरूर जाएंगे, इसलिए नाराज मत हो और टाइम से खाना खा कर सो जाना। वायु की बात सुनकर इयारा और शिव दोनों ने बिना मन के सर हिला दिया। वायु ने अब उन्हें कुछ नहीं कहा और रूम से बाहर चला गया। जब वो घर से बाहर आया तो वहां ईशान, विशाल और जैनकर के पास वायु का ही इंतजार कर रहे थे। विशाल और ईशान ने भी वायु की ही तरह 3 पीस सूट पहना हुआ था और ऊपर से ओवरकोट पहना हुआ था। बस फर्क इतना था कि वायु के ओवरकोट में दोनों साइड डायमंड ब्रोच लगा हुआ था। जैन ने व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक पेंट और ओवरकोट पहना हुआ था। आज सभी कतई जहर लग रहे थे। वायु के आने के बाद सब कार में बैठकर पार्टी वेन्यू की ओर चल दिए। पार्टी वेन्यू पर
पार्टी काफी आलीशान होटल में हो रही थी। वहां पर अधिकतर बिजनेसमैन थे। वो सब आपसे बातें कर रहे थे पर सभी की नजरें बार बार में गेट की ओर जा रही थी। पार्टी मिस्टर पराग जायसवाल की थी। उन्होंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की सक्सेस पार्टी रखी थी। मिस्टर जायसवाल के वायु का साथ अच्छे से रिलेशन थे, इसीलिए उन्होंने वायु को यहाँ आने के लिए साफ साफ धमकी दे दी थी। मिस्टर जायसवाल खुशी खुशी सबसे मिल रहे थे। उन्हें भी वायु के आने का इंतजार था। उन्होंने ये पक्का कर लिया था अगर आज वायु नहीं आया तो वो उससे नाराज हो जाएंगे। मिस्टर जायसवाल से सब बार वायु के बारे में पूछ रहे थे। कुछ ही देर में ही बाहर कई सारी गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। सब समझ आ गया कि वायु आ चुका है। वायु और बाकी सब बड़े ही एटीट्यूड के साथ चलकर अंदर आए। उनका वेलकम करने के लिए मिस्टर जायसवाल आगे आए। उनको देखा कर वायु और ईशान, विशाल और जैन ने उनके पैर छुए। मिस्टर जायसवाल बोले, मुझे तो लगा कि तुम लोग तो आओगे ही नहीं आए। ईशान बोला, ऐसे कैसे नहीं आते अंकल, आपने हमें इतने प्यार से बुलाया था तो हमें तो आना ही था। मिस्टर जायसवाल बोले, चलो बात करते हैं। वो उन लोगों को उनके बुक किए हुए टेबल के पास ले गए। वो सभी वहां बैठकर बातें करने लगे। सब उन्हें देख रहे थे। सभी वायु से मिलना चाहते थे पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो वायु के पास जाए। वही कोई था जो एक तक वायु को ही घूरे जा रहा था। उसकी नजरें वायु को लेकर अच्छी नहीं थी। वो कोई और नहीं शीना गुप्ता थी जो हमेशा से ही वायु से शादी करना चाहती थी। उसे वायु से कोई प्यार नहीं था। वो बस वायु के स्टेटस के लिए उससे शादी करना चाहती थी जिससे उसे नेम और फेम दोनों ही उसे मिल जाए। ऐसा नहीं था कि अमीर नहीं थी, वो भी काफी आमिर फैमिली से बिलोंग करती थी, पर वायु की तो बात ही अलग थी। उसने एक ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और चेहरे पर भर भर कर मेकअप लगा रखा था। वो चलकर उन लोगों के पास आती और बोली, हेलो मिस्टर त्रिपाठी। उसके बोलने पर सबने उसकी तरफ देखा, वायु को छोड़कर बाकियों ने भी जल्दी ही अपनी नजरें हटा ली। शीना ने जब देखा कि वायु ने उसकी बात का जवाब तो दूर उसकी तरफ देखा भी नहीं। ये देखकर उससे गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर वो अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लाते हुए बोली, हेलो मिस्टर त्रिपाठी। पर वायु ने इस बार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये देखकर वो अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद विशाल बोला, किसका चेहरा देख लिया, अब पता नहीं क्या होगा। उसकी ये बात सुनकर सब उसे हैरान होकर देखने लगे क्योंकि किसी को भी विशाल से ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी। ईशान बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज तुम्हारे अंदर शौर्य की आत्मा तो नहीं आ गई। विशाल बोला, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे ये पसंद नहीं है। ईशान बोला, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हम सब तुम्हें उससे शादी करने के लिए बोल रहे हैं। ईशान की बात सुनकर विशाल बोला, ऐसा सोचना भी मत। शीना अपने टेबल पर बैठते हुए बोली, तुमने आज मेरी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें मेरा होना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वो कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रही थी। कुछ देर बाद शीना वायु को जूस पीते हुए देख रही थी और देखकर उसके चेहरे की डेविल स्माइल और गहरी हो गई। इधर वायु को जूस पीने के बाद बहुत अजीब लग रहा था। उसे उसका शरीर गर्म होता हुआ महसूस हुआ। उसे एकाएक गर्मी लग रही थी। वायु को कुछ गलत होने के एहसास होने लगा। वो एक डॉक्टर था जिससे वो जल्दी ही ये समझ गया कि किसी ने उसे ड्रग्स दिया है। ईशान जो कब से वायु की हरकत देख रहा था वो बोला, वायु क्या हुआ है, तुम ठीक हो? वायु उसे देखते हुए बोला, हमें यहाँ से निकलना होगा, यहाँ मेरे लिए किसी ने कुछ गलत करने का प्लान किया है। ये सुनकर विशाल बोला, तुम ये क्या बोल रहे हो? वायु बोला, मुझे ड्रग्स दिया गया है, हमें यहाँ से निकलना होगा। जैन तुम यहाँ रुककर ये किसने किया ये पता करो। ये सुनकर सभी चौंक गए और जाने के लिए तैयार हो गए। ईशान वायु को कर में चेक किया और बोला, वायु तुम्हें काफी हाई डोज दिया गया है और ये काफी रेयर भी है, इसका एंटीडोट मिलना बहुत मुश्किल है और अगर मिला भी तब तक बहुत देर हो जाएगी, क्यों इसका एंटीडोट हमें इंडिया से बाहर से मंगाना पड़ेगा। विशाल बोला, तो अब हम क्या करें? ईशान बोला, इसका बस अब एक ही तरीका है, हमें जल्दी ही घर पहुंचना होगा। उसकी बात वायु और विशाल दोनों ही समझ रहे थे। जिस पर वायु बोला, नहीं मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करने वाला, वो अभी बहुत छोटी है।
उसकी बात सुनकर विशाल बोला, तो हम किसी और को? वो अभी इतना ही बोला था कि वायु, जिसकी हालत अब काफी खराब लग रही थी, वो गुस्से से बोला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं शोना को धोखा नहीं दे सकता। ईशान और विशाल दोनों ही समझ गए कि वायु उनकी नहीं सुनने वाला, तो उन दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कुछ इशारा किया और चुप होकर घर पहुंचने का इंतजार करने लगे। ईशान अपने मन में बोला, जानता हूँ मैं सही नहीं कर रहा अपने बच्चे के साथ, पर मुझे अपने दोस्त की जान बचाने के लिए ये करना ही होगा। ये बोल उसने वायु को देखा, जिसने अब तक अपना कोट उतार कर फेंक दिया था और अपनी आंखें बंद किए हुए खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। ईशान और विशाल दोनों ही समझ गए कि वायु उनकी नहीं सुनने वाला, तो उन दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कुछ इशारा किया और चुप होकर घर पहुंचने का इंतजार करने लगे। ईशान अपने मन में बोला, जानता हूँ मैं सही नहीं कर रहा अपने बच्चे के साथ, पर मुझे अपने दोस्त की जान बचाने के लिए ये करना ही होगा। ये बोल उसने वायु को देखा, जिसने अब तक अपना कोट उतार कर फेंक दिया था और अपनी आंखें बंद किए हुए खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में वो लोग घर पहुंच गए। विशाल और ईशान जल्दी से कार से बाहर आए और वायु की हेल्प करने लगे। वायु पर अब तक ड्रग्स का असर हो चुका था, वो अब अपने होश में नहीं था। वो दोनों वायु को उसके रूम की ओर ले गए। विशाल ने रूम का डोर खोला, यारा ने डोर लॉक नहीं किया था। विशाल और ईशान वायु को संभालते हुए रूम में ले आए और बेड पर बिठा दिया। यारा और शिव हमेशा की तरह एक दूसरे से चिपक कर सो रहे थे। ईशान और विशाल ने दोनों को देखा तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। विशाल ने ईशान को कुछ इशारा किया तो ईशान भी उसका इशारा समझकर ईशान ने शिव को यारा से अलग कर अपनी गोद में ले लिया। ईशान ने यारा के सर को सहलाया, उसके बाद उसने वायु को देखा जो अपने शूज उतार रहा था। ये देख उसने गहरी सांस ली और खुद से ही मन में वहां से जाते हुए बोला, जानता हूँ बच्चा तुम्हें तकलीफ होगी, पर मुझे विश्वास है कि तुम सब संभाल लोगी। वायु को रूम में छोड़कर और शिव को लेकर वो दोनों रूम के डोर को बंद करके रूम से चले गए। रात के 11 बज रहे थे, इसलिए सरिता जी और देवेंद्र जी अपने कमरे में सो रहे थे और सर्वेंट अपने अपने सर्वेंट क्वार्टर में जा चुके थे, इसलिए उन्हें किसी ने नहीं देखा। वायु की हालत अब खराब हो रही थी। उसने एक नज़र यारा को देखा, फिर अपना सरनामे हिलाते हुए बोला, नहीं मैं शोना के साथ ये नहीं कर सकता, वो अभी बहुत छोटी है। ये बोलकर वो बाथरूम के अंदर चला। वसदेस रूम में आकर वायु ने ठंडे पानी का सवार चालू कर दिया। उसने अपने कपड़े निकाल दिए, वो इस वक्त केवल बॉक्सर में था। वायु को सवार लेते हुए 15 मिनट से ज्यादा हो गया था, पर उसका शरीर अब और ज्यादा गर्म हो गया था। उसका चेहरा भी पूरी तरह से लाल हो गया था। वो अब अपने होश में नहीं था। वायु आंखें बंद किए सवार के नीचे खड़ा था, तभी अपनी आंखों के सामने यारा का चेहरा नजर आया, जिससे उसने अपनी आंखें खोली और सवार बंद किया। उसके कदम अनायास ही रूम की तरफ बढ़ गए। वो जब रूम में आया तो यारा आराम से सो रही थी। वायु बेड के पास आया और साइड टेबल से रिमोट उठाकर एक बटन प्रेस किया, जिससे रूम के सभी दरवाजे खिड़की लॉक हो गए। अब रूम में केवल डिम लाइट की रोशनी थी, जिसमें यारा का मासूम चेहरा और लुभावना नजर आ रहा था। वायु ने ब्लैंकेट को एक झटके से खींचकर फेंक दिया। अब उसके सामने यारा का छोटा सा शरीर था। वायु ने यारा को कुछ देर देखा और खुद यारा के ऊपर आ गया। उसने अपने होठ यारा की गर्दन पर रखकर किस करने लगा। यारा थोड़ा सा कसमसाई पर फिर सो गई, क्योंकि उसे वायु के होने का एहसास था, इसलिए वो आराम से सो गई। तभी यारा को तेज दर्द का एहसास हुआ, जिससे एक आह के साथ उसने अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही वो हैरान हो गई, क्योंकि वायु उसके गर्दन पर अपना सर घुसाए किस और वाइट कर रहा था। यारा कसमसाते हुए वायु को खुद से दूर करते हुए बोली, वायु आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। वायु ने जब यारा की बात सुनी तो उसने सर निकलकर यारा को देखा। वही जब यारा ने वायु का चेहरा देखा तो वो हैरान होते हुए बोली, वायु आपका चेहरा इतना लाल क्यों है, और आपकी आंखें और आपकी बॉडी इतनी गर्म क्यों है? आप ठीक तो हैं? आपको क्या हुआ है? इसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि वायु ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वो हमेशा की तरह किस नहीं करा था, वो काफी वाइल्ड होकर उसे किस कर रहा था, जिस वजह से यारा को बहुत दर्द हो रहा था, जिससे वो वायु को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी।
और ये देख तो वायु अब जबरदस्ती पर उतर आया था। इयारा को अब पता नहीं क्यों वायु से डर लगने लगा था, क्योंकि वायु उसके साथ ऐसा कभी नहीं किया था। इयारा को ये तो समझ आ गया कि वायु अपने होश में नहीं है, वरना वो कभी ऐसा नहीं करता था। इयारा के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वायु ने इयारा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर दर्द में कहा, आई एम सॉरी शोना, मैं करना नहीं चाहता पर मेरी ऐसी हालत नहीं है मैं खुद को रोक सकूं। ये बोलकर वो एक बार फिर इयारा के गर्दन पर किस करने लगा। उसके हाथ इयारा की पूरी बॉडी पर चल रहे थे। वायु इयारा ने अब खुद को वायु के हवाले छोड़ दिया था। वो वायु की आवाज में दर्द साफ महसूस कर पा रही थी। कुछ ही देर में वायु ने इयारा के सारे कपड़े को उसकी बॉडी से बड़ी बेदर्दी से अलग कर दिया और उसकी बॉडी पर अपने दांतों के निशान छोड़ने लगा। इयारा की सिसकियां और आग में घी डालने का काम कर रही थी, जो उसके वाइट करने से इयारा के मुंह से निकल रही थी। वायु ने इयारा के माथे पर किस किया और बोला, सॉरी जाना। वायु के ये कहते ही इयारा की चीख रूम में गूंज उठी। इयारा जोर जोर से रोने लगी। वायु ने इयारा के होठ पर अपने होठ रखकर उसे शांत करने लगा। ऐसे ही 2 घंटे बीत गए। वक्त के साथ वायु काफी ज्यादा वाइल्ड हो गया था, जिससे इयारा की हालत खराब हो गई थी। उसमें अब हिलने तक को हिम्मत नहीं थी। वायु इयारा से अलग होकर उसके बगल में लेट गया। वही इयारा वायु के उठते ही गहरी सांसें लेने लगी थी। अभी 2 मिनट ही हुए होंगे कि वायु एक बार फिर से इयारा के ऊपर आकर शुरू हो गया। इयारा तो कुछ ही देर में अब बेहोश हो गई। वायु ने जब देखा कि इयारा कोई आवाज नहीं कर रही है, तो उसने इयारा के चेहरे को देखा जो मुरझाया हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। वायु रुकना तो चाहता था पर उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। पता नहीं रात के किस पहर वायु ने इयारा को छोड़ा और थक कर इयारा के ऊपर ही सो गया। सुबह के 10 बजे वायु की जब नींद खुली तो उसे अपने सर पर दर्द महसूस हुआ। उसने अपना चेहरा रब किया तो उसे महसूस हुआ कि वो किसी के ऊपर लेटा हुआ है। ये महसूस करते ही उसने अपनी आंखें खोली और अपना सर उठाकर देखा तो उसके सामने इयारा का मुरझाया हुआ चेहरा दिखा, जिसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। वायु ये देखकर अपना सर दर्द भूल गया और इयारा के ऊपर से उठ गया। जब वो उठा तो वो और हैरान हो गया, क्योंकि वायु और इयारा दोनों के ही बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था और इयारा की बॉडी पर जगह जगह वाइट के निशान थे। ये सब देखकर उसे कल रात की सारी बात याद आ गई और सब याद आते ही गुस्से से उसकी मुट्ठी कस गई इयारा को इस हालत में देखकर। वो उठा और इयारा को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। इयारा अभी भी नहीं उठी थी। वायु ने बाथरूम में आकर बेड टब में लिटाया और उसमें गुनगुना पानी भरने लगा और इयारा की बॉडी को साफ करने लगा। वही इयारा को जब अपनी बॉडी पर किसी का हाथ चलता हुआ महसूस हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली। हालांकि उसकी आंखें खुल ही नहीं रही थी। वो अपनी अधखूली आंखों से वायु को देखने लगी। वायु बिना किसी एक्सप्रेशन के बस इयारा को साफ कर रहा था। इयारा की बॉडी में अभी भी बहुत दर्द हो रहा था, पर गुनगुने पानी से उसे कुछ आराम मिल रहा था। उसके बाद वायु ने भी सवार लिया। उसने अपने कमर पर टॉवल लपेटा और इयारा को बाथरोब पहना दिया। वो इयारा को लेकर रूम में आ गया। वायु ये देखकर अपना सर दर्द भूल गया और इयारा के ऊपर से उठ गया। जब वो उठा तो वो और हैरान हो गया, क्योंकि वायु और इयारा दोनों के ही बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था और इयारा की बॉडी पर जगह जगह वाइट के निशान थे। ये सब देखकर उसे कल रात की सारी बात याद आ गई और सब याद आते ही गुस्से से उसकी मुट्ठी कस गई इयारा को इस हालत में देखकर। वो उठा और इयारा को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। इयारा अभी भी नहीं उठी थी। वायु ने बाथरूम में आकर बेड टब में लिटाया और उसमें गुनगुना पानी भरने लगा और इयारा की बॉडी को साफ करने लगा। वही इयारा को जब अपनी बॉडी पर किसी का हाथ चलता हुआ महसूस हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली। हालांकि उसकी आंखें खुल ही नहीं रही थी। वो अपनी अधखूली आंखों से वायु को देखने लगी। वायु बिना किसी एक्सप्रेशन के बस इयारा को साफ कर रहा था। इयारा की बॉडी में अभी भी बहुत दर्द हो रहा था, पर गुनगुने पानी से उसे कुछ आराम मिल रहा था। उसके बाद वायु ने भी सवार लिया। उसने अपने कमर पर टॉवल लपेटा और इयारा को बाथरोब पहना दिया। वो इयारा को लेकर रूम में आ गया।
वो उसे बैट की ओर ले गया, लेकिन जब उसने बैट की हालत देखी तो एक बार फिर से उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा, क्योंकि बैट पर ब्लड स्टेन लगे हुए थे। वायु ने फिर खुद को शांत किया और इयारा को लेकर सोफे की तरफ बढ़ गया। इयारा को सोफे पर अच्छे से बिठाने के बाद वायु अपने स्टडी रूम में गया। कुछ ही देर में वायु स्टडी रूम से बाहर आया, उसके हाथ में कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन था। वायु इयारा के पास आया और उसे अपनी गोद में बिठाया और उसका बथरोव खोलने लगा, जिससे इयारा डर गई। वो वायु को खुद से दूर करने लगी। वायु की कल की गई हरकत से इयारा को उससे डर लग रहा था। जब वायु ने देखा कि इयारा उससे डर रही है तो उसे खुद के लिए गुस्सा भी आ रहा था और बुरा भी लग रहा था। वायु ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। वायु ने इयारा को अच्छे से पकड़ा और इयारा के बथरोग को उतार दिया। फिर उसने ऑइंटमेंट लिया और इयारा के घावों पर लगाने लगा, जो कि अब नीले और बैंगनी रंग के हो गए थे। इयारा ने जब वायु को खुद की केयर करते देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। उसे अभी तक नहीं समझ आया था कि वायु को कल क्या हुआ था। अभी एक टीनेजर लड़की थी जिसे इन सब की ज्यादा समझ नहीं थी। वो वायु से प्यार करती थी, इसीलिए वो उसके बारे में गलत नहीं सोच रही थी, पर उसके मन में वायु को लेकर एक डर बैठ गया था। वायु ने उसकी बॉडी पर दवाई लगाने के बाद उसने उसे अपने सीने से लगाया और पेन किलर की मेडिसिन इंजेक्शन में भरने लगा। फिर उसने एक हाथ से उसे अच्छे से पकड़ा और उसके लेफ्ट हैंड पर इंजेक्शन लगा दिया, जिससे इयारा थोड़ा कसमसाई, पर वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाई क्योंकि वायु ने उसे अच्छा से पकड़ रखा था। इंजेक्शन लगाने के बाद वायु ने उसके जहां इंजेक्शन लगाया था वहां सहलाया। कुछ देर बाद उसने दूसरे इंजेक्शन में उसने एंटी प्रेगनेंसी मेडिसिन को इंजेक्शन में भरा और एक बार फिर उसे इयारा के दूसरे हाथ में इंजेक्ट कर दिया। क्योंकि वायु अभी इयारा को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता था, वो अभी बहुत छोटी थी। वायु ने फिर इयारा को उसके कपड़े पहना दिए। उसने इयारा के माथे पर किस किया और उसे सोफे पर बिठाकर खुद कपड़े पहनने क्लोजेट में चला गया। कुछ देर में वो कपड़े पहनने के बाद उसने नीलम जी को कॉल करके हेल्दी सूप और ब्रेकफास्ट मंगवाया। कॉल करने के बाद वायु ने बेडशीट चेंज की। उसने दोनों के कपड़े और गंदी बेडशीट को बाथरूम में रख दिया। इयारा उसे सब करते हुए देख रही थी। उसने वायु के चेहरे पर गिल्ट देखा, जिससे उसे अपने दिल में दर्द महसूस होने लगा। कुछ देर बाद उनके रूम का डोर नॉक हुआ। वायु ने डोर खोला तो नीलम जी खड़ी थी, उनके हाथ में खाने की ट्रे थी। वायु ने उनसे ट्रे ली और रूम के डोर को फिर से बंद किए। वायु ने इयारा के पास आकर उसे अपने हाथों से खिलाया। इस बीच दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की थी। इयारा वायु से डरकर चुप थी, तो वही वायु गिल्ट की वजह से। खाना खिलाने के बाद वायु ने इयारा को ले जाकर बेड पर लिटा दिया और उसके बालों को सहलाने लगा। कुछ ही देर में इयारा सो गई। इयारा के सोने के बाद वायु ने उसके माथे पर किस किया और उसे देखते हुए बोला, सॉरी शोना, आई एम वेरी वेरी सॉरी बच्चा, मैं मजबूर था। ये बोलकर उसने इयारा को ब्लैंकेट से कवर करके स्टडी रूम में चला गया। इधर नीचे ईशान परेशान सा इधर से उधर टहल रहा था। सरिता जी और देवेंद्र जी सुबह ही आश्रम चले गए थे। शिव कई बार इयारा के बारे में पूछा, मगर ईशान ने उसे मना कर रूबी के साथ खेलने के लिए भेज दिया। उसकी आंखें लाल थी, जिससे साफ समझ आ रहा था कि वो रात भर सोया नहीं है। तभी उसके फोन पर वायु का कॉल आया तो वो वायु के स्टडी रूम में चला गया। सॉरी गाइस, मैं 2 चैप्टर नहीं दे सकती। मैंने आपको बताया था कि मैं बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और इस टाइम पर मेरे प्रैक्टिकल हो रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती है, जिस वजह से मुझे घर भी काम करना पड़ता है, इसीलिए सॉरी एंड थैंक यू। Folded hands, folded hands, folded hands, folded hands, folded hands, folded hands, हरा दिल, नीला दिल, पीला दिल। गुड नाइट। वायु ये देखकर अपना सर दर्द भूल गया और इयारा के ऊपर से उठ गया। जब वो उठा तो वो और हैरान हो गया, क्योंकि वायु और इयारा दोनों के ही बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था और इयारा की बॉडी पर जगह जगह वाइट के निशान थे। ये सब देखकर उसे कल रात की सारी बात याद आ गई और सब याद आते ही गुस्से से उसकी मुट्ठी कस गई इयारा को इस हालत में देखकर। वो उठा और इयारा को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। इयारा अभी भी नहीं उठी थी।
वायु ने बाथरूम में आकर बेथटब में लिटाया और उसमें गुनगुना पानी भरने लगा और यारा की बॉडी को साफ करने लगा। वही यारा को जब अपनी बॉडी पर किसी का हाथ चलता हुआ महसूस हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली, हालांकि उसकी आंखें खुल ही नहीं रही थी। वो अपनी अधखुली आंखों से वायु को देखने लगी। वायु बिना किसी एक्सप्रेशन के बस यारा को साफ कर रहा था। यारा की बॉडी में अभी भी बहुत दर्द हो रहा था, पर गुनगुने पानी से उसे कुछ आराम मिल रहा था। उसके बाद वायु ने भी सवार लिया। उसने अपने कमर पर टॉवल लपेटा और यारा को बाथरोब पहना दिया। वो यारा को लेकर रूम में आ गया। वो उसे बेड की ओर ले गया, लेकिन जब उसने बेड की हालत देखी तो एक बार फिर से उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा, क्योंकि बेड पर ब्लड स्टेन लगे हुए थे। वायु ने फिर खुद को शांत किया और यारा को लेकर सोफे की तरफ बढ़ गया। यारा को सोफे पर अच्छे से बिठाने के बाद वायु अपने स्टडी रूम में गया। कुछ ही देर में वायु स्टडी रूम से बाहर आया। उसके हाथ में कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन था। वायु यारा के पास आया और उसे अपनी गोद में बिठाया और उसका बथरोब खोलने लगा, जिससे यारा डर गई। वो वायु को खुद से दूर करने लगी। वायु की कल की गई हरकत से यारा को उससे डर लग रहा था। जब वायु ने देखा कि यारा उससे डर रही है तो उसे खुद के लिए गुस्सा भी आ रहा था और बुरा भी लग रहा था। वायु ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। वायु ने यारा को अच्छे से पकड़ा और यारा के बथरोब को उतार दिया। फिर उसने ऑइंटमेंट लिया और यारा के घावों पर लगाने लगा, जो कि अब नीले और बैंगनी रंग के हो गए थे। यारा ने जब वायु को खुद की केयर करते देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। उसे अभी तक नहीं समझ आया था कि वायु को कल क्या हुआ था। अभी एक टीनेजर लड़की थी जिसे इन सब की ज्यादा समझ नहीं थी। वो वायु से प्यार करती थी, इसीलिए वो उसके बारे में गलत नहीं सोच रही थी, पर उसके मन में वायु को लेकर एक डर बैठ गया था। वायु ने उसकी बॉडी पर दवाई लगाने के बाद उसने उसे अपने सीने से लगाया और पेन किलर की मेडिसिन इंजेक्शन में भरने लगा। फिर उसने एक हाथ से उसे अच्छे से पकड़ा और उसके लेफ्ट हैंड पर इंजेक्शन लगा दिया, जिससे यारा थोड़ा कसमसाई, पर वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाई क्योंकि वायु ने उसे अच्छा से पकड़ रखा था। इंजेक्शन लगाने के बाद वायु ने उसके जहां इंजेक्शन लगाया था वहां सहलाया। कुछ देर बाद उसने दूसरे इंजेक्शन में उसने एंटी प्रेगनेंसी मेडिसिन को इंजेक्शन में भरा और एक बार फिर उसे यारा के दूसरे हाथ में इंजेक्ट कर दिया। क्योंकि वायु अभी यारा को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता था, वो अभी बहुत छोटी थी। वायु ने फिर यारा को उसके कपड़े पहना दिए। उसने यारा के माथे पर किस किया और उसे सोफे पर बिठाकर खुद कपड़े पहनने क्लोजेट में चला गया। कुछ देर में वो कपड़े पहनने के बाद उसने नीलम जी को कॉल करके हेल्दी सूप और ब्रेकफास्ट मंगवाया। कॉल करने के बाद वायु ने बेडशीट चेंज की। उसने दोनों के कपड़े और गंदी बेडशीट को बाथरूम में रख दिया। यारा उसे सब करते हुए देख रही थी। उसने वायु के चेहरे पर गिल्ट देखा, जिससे उसे अपने दिल में दर्द महसूस होने लगा। कुछ देर बाद उनके रूम का डोर नॉक हुआ। वायु ने डोर खोला तो नीलम जी खड़ी थी। उनके हाथ में खाने की ट्रे थी। वायु ने उनसे ट्रे ली और रूम के डोर को फिर से बंद किए। वायु ने यारा के पास आकर उसे अपने हाथों से खिलाया। इस बीच दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की थी। यारा वायु से डरकर चुप थी तो वही वायु गिल्ट की वजह से। खाना खिलाने के बाद वायु ने यारा को ले जाकर बेड पर लिटा दिया और उसके बालों को सहलाने लगा। कुछ ही देर में यारा सो गई। यारा के सोने के बाद वायु ने उसके माथे पर किस किया और उसे देखते हुए बोला, सॉरी शोना, आई एम वेरी वेरी सॉरी बच्चा, मैं मजबूर था। ये बोलकर उसने यारा को ब्लैंकेट से कवर करके स्टडी रूम में चला गया। इधर नीचे ईशान परेशान सा इधर से उधर टहल रहा था। सरिता जी और देवेंद्र जी सुबह ही आश्रम चले गए थे। शिव कई बार यारा के बारे में पूछा, मगर ईशान ने उसे मना कर रूबी के साथ खेलने के लिए भेज दिया। उसकी आंखें लाल थी, जिससे साफ समझ आ रहा था कि वो रात भर सोया नहीं है। तभी उसके फोन पर वायु का कॉल आया तो वो वायु के स्टडी रूम में चला गया। इधर नीचे ईशान परेशान सा इधर से उधर टहल रहा था। सरिता जी और देवेंद्र जी सुबह ही आश्रम चले गए थे। शिव कई बार यारा के बारे में पूछा, मगर ईशान ने उसे मना कर रूबी के साथ खेलने के लिए भेज दिया। उसकी आंखें लाल थी, जिससे साफ समझ आ रहा था कि वो रात भर सोया नहीं है।
तभी उसके फोन पर वायु का कॉल आया तो वो वायु के स्टडी रूम में चला गया। वायु के स्टडी रूम में वायु अपनी चेयर पर बैठा अपने लैपटॉप पर जैन के द्वारा दी गई वीडियो को देख रहा था। वायु जैसे जैसे वीडियो को देख रहा था उसका गुस्सा वैसे ही बढ़ता जा रहा था। तभी उसके रूम में ईशान आया और वो भी वायु के पीछे खड़े होकर वीडियो देख रहा और वायु की तरह ही उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। एक बार फिर स्टडी रूम का डोर खुला। इस बार विशाल और जैन अंदर आए, लेकिन वायु या ईशान नहीं देखा कि कौन आया है, क्योंकि उन्हें पता था कि कौन आया होगा। वीडियो में शीना एक वेटर को एक पैकेट और पैसे दे रही थी और उसे कुछ समझा रही थी। कुछ देर बाद वही वेटर वायु के पास आया और उसे ड्रिंक दिया। ये देखकर वो चारों समझ गए कि वायु को ड्रग्स शीना गुप्ता ने दिया था। वायु गुस्से से बोला, जैन मुझे गुप्ता कंपनी आज के आज बर्बाद चाहिए और इसके बारे में हर एक चीज पता करो। वायु के बोलने के लहजे से तो एक बार के लिए वो तीनों ही डर गए, क्योंकि वायु अभी किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। जैन ने वायु को एक फाइल देते हुए हिम्मत करके बोला, बॉस इसमें उस लड़की की सारी डिटेल है। वायु ने वो फाइल ली और पढ़ने लगा। कुछ देर में उसने फाइल को टेबल पर रख दिया। वायु के फाइल रखते ही ईशान उस फाइल को लेकर पढ़ने लगा। वो जैसे जैसे उसमें लिखी डिटेल को पढ़ रहा था उसके भाव बदलते जा रहे थे। उसने फाइल को टेबल पर जोर से पटका और बोला, क्या इसका मन एक लड़के से नहीं भर सकता? 6 बॉयफ्रेंड को छोड़ने के बाद भी ऐसे सती सावित्री बनकर घूमती है जैसे उससे ज्यादा प्योर कोई और वो ही ना, ऊपर से 2 आभूषण कराने के बाद अब ये तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहती है। ईशान के ये बोलते ही विशाल उसे हैरानी से देखते हुए बोला, मतलब वो शीना इतनी गिरी हुई लड़की है? जैन एक बार फिर से बोला, और बॉस गुप्ता कंपनी आज ही बैंकरप्ट हो जाएगी, उसके शेयर्स गिर चुके हैं और इस लड़की सारी करतूत मैंने मीडिया को दे दी है। अब वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। इसके बाद वो और उसका परिवार किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। वायु ने जैन को देखा और हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि कोई वायु को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे और वो उसे ऐसे ही जाने दे, ये तो इम्पॉसिबल था। ईशान को ये सुनकर अच्छा महसूस हुआ। फिर उसने थोड़ा परेशान होकर वायु को देखते हुए पूछा, वायु मेरी प्रिंसेस वो ठीक तो है ना? मुझे उससे मिलना है। वायु ने जब इयारा के बारे में सुना तो उसे इयारा की हालत और उसका खुद से डरना याद आने लगा। उसका चेहरा गिल्ट से भर गया। उसने बिना ईशान से नजर मिलाए ही कहा, अभी सो रही है, मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है। विशाल वायु की हालत देखकर बोला, वायु तुम ठीक तो हो ना? विशाल की बात सुनकर उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। वो बेबस होकर दर्द भरी मुस्कुराहट से बोला, मेरी शोना मुझसे डर रही है, मैंने उसकी आंखों में खुद के लिए डर देखा है। फिर वो ईशान और विशाल को देखकर गिल्ट, दर्द और एक अनचाहे डर के साथ बोला, कहीं शोना मुझसे नफरत तो नहीं करने लगेगी ना? वो मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगी? फिर अपने हाथों में अपना चेहरा छिपा कर बोला, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। वो मुझे जो सजा देगी मंजूर है, पर मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगा। ये बोलते हुए वायु पैनिक करने लगा था। ईशान और विशाल वायु को संभालते हुए बोले, वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, तुम उसे अपनी सिचुएशन के बारे में बताना, वो जरूर समझ जाएगी। जैन ने वायु को पानी दिया जिसे वायु ने एक ही सांस में पी लिया। वायु अब शांत हो गया। तभी स्टडी रूम का डोर नॉक हुआ। वायु ने अपने आप को ठीक किया, उसके बाद बोला, कम इन। वायु के बोलते ही रूबी अंदर आई। उसकी गोद में शिव था जो रो रहा था। वायु ने शिव को देखकर रूबी से सवाल किया, शिव रो क्यों रहा है? ये बोलते हुए उसने शिव को अपनी गोद में लिया और उसे शांत कराने लगा। रूबी डरते हुए बोली, शिव बाबा छोटी मैडम के लिए रो रहे हैं, मैंने उन्हें शांत कराने की बहुत कोशिश की पर अब वो शांत ही नहीं हो रहे। वायु अब शिव के सर को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ शिव को? शिव तो स्ट्रॉन्ग बच्चा है ना, और स्ट्रॉन्ग बच्चे तो नहीं रोते, तो आप क्यों रो रहे हो? शिव रोते हुए बोला, शिव को मोमी कर पास जाना है, पर रूबी आंटी शिव को मोमी के पास नहीं ले जा रही है। वायु शिव को अपने रूम में ले जाए हुए बोला, पर आपकी मोमी तो सो रही है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये बोलते हुए वो रूम में आ गया था। शिव ने जब इयारा को देखा तो वो शांत हो गया और वायु की गोद से उतरने लगा।
वायु ने उसे जब देखा कि शिव उतरने की कोशिश कर रहा है तो उसने शिव को बेड पर बिठा दिया। शिव भी जल्दी से इयारा के पास गया और उससे लिपट कर लेट गया। इयारा ने नींद में ही शिव को पकड़ लिया। वायु ने कुछ देर शिव के सर को सहलाया जिससे जल्दी ही शिव नींद की आगोश में चला गया। वायु ने जब देखा कि शिव सो गया है तो उसने दोनों को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और स्टडी रूम में चला गया। उधर स्टडी रूम में रूबी ने एक नज़र जैन को देखा जो उसी को देख रहा था, फिर वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद जैन ने गहरी सांस लेकर ईशान और विशाल की ओर देखा क्योंकि जब से रूबी वहां आती तब से जैन बस उसे ही देखे जा रहा था। वायु के स्टडी रूम में आने के बाद उन सभी ने कुछ देर काम किया। अब तक शाम के 3 बज गए थे जिससे इयारा और शिव की नींद खुल गई। दोनों को ही भूख लगी थी क्योंकि दोनों ने ही लंच नहीं किया था। इयारा उसे अपनी बॉडी में अभी भी पेन हो रहा था पर पहले से कम। बेड से उठने के बाद वो बाथरूम गई और फ्रेश होने लगी। कुछ देर में उसने शिव को भी फ्रेश कराया। उसके बाद वो शिव को लेकर नीचे आ गई। अब तक सरिता जी और देवेंद्र जी भी आ चुके थे। वो अपने रूम में आराम कर रहे थे। इयारा शिव को लेकर डाइनिंग टेबल के पास जाकर चेयर पर बैठ गई। नीलम जी ने जल्दी ही उन दोनों को खाना सर्व कर दिया। वायु पहले ही रूम में हलचल महसूस कर उन दोनों को देखने गया था पर वो उनके पास नहीं गया क्योंकि वो फिर से इयारा को सुबह की तरह नहीं देख सकता था, इसीलिए उसने उनसे दूर रहना सही समझा और सरिता जी को दोनों के लिए हेल्दी खाना तैयार करने के लिए कहा। ईशान वायु को ही देख रहा था। उसने अपने मन में कुछ सोचा फिर फाइल पढ़ने लगा। वायु ने कुछ देर इयारा और शिव को कुछ देर देखा फिर अपने रूम में चला गया। कुछ देर बाद ही वो 3 पीस सूट पहनकर रेडी होकर अपना लैपटॉप बैग लेकर आया। घर से बाहर चला गया क्योंकि जैन उसका बाहर ही वेट कर रहा था। इयारा ने वायु को जाते हुए नहीं देखा क्योंकि वो शिव से बात करने में बिजी थी, पर उसके चेहरे पर आज एक उदासी थी। खाना खाने के बाद इयारा शिव को लेकर शिव के रूम में चली गई। शिव के रूम में जाने के बाद इयारा बेड पर बैठ गई और शिव अपनी ड्राइंग बुक लेकर आया और इयारा के साथ बैठ गया। इयारा भी शिव को ड्राइंग करते हुए देख रही थी। शाम के 7 बजे हाल में सभी लोग बैठे थे। ईशान आज हॉस्पिटल नहीं गया था, इसीलिए वो भी उन्हीं के पास बैठा हुआ था। सरिता जी आज इयारा को पता नहीं क्यों गौर से देख रही थी। उन्हें आज इयारा कुछ अलग दिख रही थी। आज उसका चेहरा हमेशा की तरह खिला हुआ नहीं था। सरिता जी इयारा से बोली, इया तुम ठीक हो ना? आज तुम्हें क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा क्या? उनके सवाल सुनकर इयारा हड़बड़ा गई और बोली, जा दादी मैं ठीक, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। बस मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, बस इसीलिए और कुछ नहीं। सरिता जी ने अब इयारा से कुछ कहना ठीक नहीं समझा। सभी ने कुछ देर बातें की फिर डिनर किया। वायु ने पहले ही बता दिया था कि वो आज लेट आएगा। खाना खाकर सब अपने अपने रूम में चले गए। इयारा भी शिव को लेकर अपने रूम में चली गई। शिव सो गया पर इयारा की आंखों में नींद नहीं थी। उसे कल की वायु द्वारा की गई हरकत याद आ रही थी जिससे उसकी आंखों से आंसू अपने आप ही आंसू बहने लगे। वो सिसक रही थी। ईशान वायु के रूम में आया और इयारा को देखा। जब उसने इयारा को सिसकते हुए देखा तो उसे भी दर्द होने लगा। वो बेड के पास आया और इयारा के सिरहाने पर बैठकर उसके सर को सहलाने लगा। इयारा ने जब किसी के हाथ को अपने सर पर महसूस किया तो उसने अपना सर घुमाकर ईशान को देखा। ईशान को देखकर इयारा से और सहन नहीं हुआ तो वो ईशान की गोद में अपना सर रखकर जोर जोर से रोने लगी। ईशान ने उसे कुछ नहीं कहा, वो बस उसके सर को सहला रहा था। वो चाहता था कि इयारा रोकर अपना सारा दर्द बाहर निकल दे। कुछ देर बाद इयारा शांत हो गई। वो अपने आंसू पोंछकर बोली, दादा आप जाकर सो जाए, रात बहुत हो गई है। ईशान ने इयारा के सर को सहलाते हुए बोला, मुझे सब पता है बच्चा, कल क्या हुआ था। इयारा ने जब ईशान की बात सुनकर इयारा उससे अपनी नजरें चुराने लगी। ईशान फिर से बोला, कल जो हुआ उसमें वायु से ज्यादा मेरी गलती है। कल मैंने ही वायु को तुम्हारे पास भेजा था। ये सुनकर इयारा ईशान को हैरानी से देखने लगी। ईशान फिर से बोला, कल जब हम पार्टी में गए थे उसमें वायु को ड्रग्स दिया गया था जिससे उसकी हालत खराब हो गई थी और उसका कोई एंटीडोट भी जल्दी नहीं मिला।
इसलिए मैंने वायु को तुम्हारे पास छोड़ा था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वायु की जान भी जा सकती थी। इयारा हैरानी से बोली, ये क्या बोल रहे हो दादा, और उनके साथ ये किसने किया? ईशान उसके सवालों का जवाब न देकर उससे कहा, वायु तुम्हें ऐसे देखकर खुद को तुम्हारा दोषी मान रहा है, जबकि तुम्हारा असली दोषी मैं हूँ। पता है तुम्हें, उसने मुझसे एक बार भी शिकायत नहीं की। मैं बस इतना चाहता हूँ बच्चा, तुम चाहे मुझे कभी माफ ना करो, पर वायु से डरो मत, उससे दूर मत जाओ। वो जब तुम्हारे साथ ये सब कर रहा था तब वो अपने होश में नहीं था, वरना वो तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं करता। इयारा ईशान की सभी बातें ध्यान से सुन रही थी। उसने ईशान का हाथ पकड़कर बोली, दादा आपकी और उनकी कोई गलती नहीं है, वो सब तो उसकी गलती है जिसने उन्हें ड्रग्स दिया। आप मुझसे माफी मत मांगिए। ईशान ने हाँ में सर हिलाया और अपनी एक बंद कर ली। ईशान भी उसका सर से हिलाने लगा। कुछ ही देर में इयारा सो गई। ईशान ने जब देखा कि इयारा सो गई है तो उसने उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर किया और शिव को अपने साथ लेकर चला गया। ऐसे ही 5 दिन बीत गए। इन 5 दिनों में इयारा कई बार वायु से कोशिश की, पर वायु से वो मिल ही नहीं पाती थी, क्योंकि वायु सुबह इयारा के उठने से पहले ही चला जाता था और वो रात के कभी 1 बजे कभी 2 बजे घर आता था। इयारा वायु का वेट करते करते ही सो जाया करती थी। इन दिनों इयारा बहुत उदास रहने लगी थी, जो किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। सरिता जी इयारा के लिए थोड़ा परेशान रहने लगी थी। उन्हें लग रहा था कि उन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है। इधर वायु इयारा की आंखों में खुद के लिए डर उसके दिल में किसी खंजर की तरह चुभता था, इसलिए वो इयारा के सामने नहीं जाता था। उसे बार बार इयारा को खुद से दूर करना याद आ रहा था। 5 दिन बाद रात का वक्त, सभी डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में चले गए थे। शिव ईशान के साथ था। इयारा रूम में वायु का इंतजार कर रही थी। वो रोज ही वायु का इंतजार करते करते सो जाती थी, पर आज सो नहीं चाहती थी, इसलिए वो लैपटॉप पर मूवी देख रही थी। उसे वायु की बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उसने ठान लिया था कि वो आज वायु से बात करके ही रहेगी। रोज की तरह रात के 12 बजे वायु की कार गेट से अंदर आई। कुछ देर में वायु रूम में आया तो देखा इयारा बेड पर नहीं थी। ये देखकर वायु परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी रात को कहाँ जा सकती है। वो तो रोज बेड पर उसे सोती हुई मिलती थी, पर आज कहाँ है? वो पूरे रूम में उसे ढूंढने लगा, पर उसे वो कहीं नहीं दिखी। उसने बाथरूम, स्टडी रूम भी चेक किया, पर इयारा कहीं नहीं दिखी, इसलिए वो रूम से बाहर जाने